CH41 लाइब्रेरी में। देवभूमि यूनिवर्सिटी में युगम और निधि दोनों लाइब्रेरी में जाकर बुक शेल्फ्स के सबसे आखिर में लगे टेबल पर जाकर बैठ गए ताकि उन दोनों के बात करने पर कोई और डिस्टर्ब ना हो जाए। निधि ने बुक शेल्फ से ही एक बुक पढ़ने के लिए निकाल ली थी, वहीं युगम के हाथ में पहले से ही एक बुक थी और उस बुक को देखकर निधि बहुत खुश भी थी, क्योंकि ये वही बुक थी जो उस दिन कैंटीन के पार्क में उसने युगम को पढ़ने के लिए दी थी। तभी बुक को देखकर निधि ने धीरे से कहा, तो तुमने मेरी दी नॉवल एक अजनबी को पढ़ना शुरू कर दिया? युगम ने भी जवाब में धीरे से कहा, हाँ शुरू तो कर दिया, लेकिन तुम नॉवल से रिलेटेड कोई सवाल मत पूछ लेना। निधि ने थोड़ा स्माइल करते हुए पूछा, ऐसा क्यों? युगम ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैंने पढ़ना ठीक से शुरू नहीं किया अभी, एक्चुअली मैं बीच में थोड़ा बिजी हो गया था। युगम की बात पर निधि ने कुछ नहीं कहा। फिर निधि को चुप देखकर युगम ने ही उससे पूछा, वैसे तुमने मुझे आज लाइब्रेरी मिलने के लिए क्यों बुलाया? क्या बात है? अब निधि ने अपनी जीन्स की पॉकेट से एक इरेजर निकालकर युगम की तरफ देते हुए कहा, अब क्या मैं अपने पुराने दोस्त से मिल भी नहीं सकती? निधि ने युगम को इरेजर दिया था क्योंकि बचपन में उनकी दोस्ती एक इरेजर देने की वजह से ही हुई थी। इरेजर देखकर युगम मुस्कुराने लगा। फिर उसने निधि के हाथ से इरेजर लेते हुए कहा, वैसे किसी ने अब लेंसेज लगाना बंद कर दिया। जब से युगम ने उसे कहा था कि वो स्पेक्स में ज्यादा अच्छी लगती है, बस तभी से निधि ने लेंसेज लगाना छोड़ दिया था। इस बात पर निधि ने अपने स्पेक्स को ठीक किया और शर्माने लगी। फिर निधि के मन में अमायरा की वो बात आई जिसमें अमायरा ने निधि को युगम से उस लड़की के बारे में पूछने को कहा था जिसे वारुष पसंद करता है। पर निधि को ऐसे डायरेक्टली युगम से पूछने में बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि इससे पहले उन दोनों ने कॉलेज में एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी, और अब ऐसे यूं अचानक किसी के बारे में पूछना उसे ठीक नहीं लग रहा था। निधि अपने ख्यालों में ही थी कि तभी युगम ने उसे जगाते हुए पूछा, निधि कहाँ खो गई? निधि ने युगम की तरफ देखते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। फिर निधि ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे तुम इन दिनों कॉलेज में काफी बार एब्सेंट रहे हो। युगम ने भी निधि की आंखों में देखते हुए कहा, तो तुमने नोटिस किया? कुछ देर के लिए तो युगम और निधि एक दूसरे की आंखों में ही खो गए। फिर निधि ने होश में आते हुए कहा, नहीं, वो मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हें ऐसे लगातार एब्सेंट होते नहीं देखा। और तुम्हें पता है ना कि तुम प्रोफेसर पैमिला के फेवरेट स्टूडेंट हो। वो ही अपने लेक्चर में तुम्हें ना देखकर अपसेट हो रही थी, बस इसलिए मैंने पूछा। युगम को निधि की बात पर हंसी आ रही थी क्योंकि उसे निधि की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो युगम के एब्सेंट होने पर उसे नोटिस कर रही थी। युगम ने भी हंसते हुए रिप्लाई किया, ओके ओके, मैं जानता हूँ प्रोफेसर पैमिला को, और कॉलेज आते ही सबसे पहले उनसे ही डांट खाई है हमने। वो दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम था, बस इसलिए एब्सेंट था। इस बात पर निधि ने कहा, अच्छा, लेकिन मैंने उस दिन वारुष और नकुल को भी कॉलेज में नहीं देखा था जिस दिन तुम एब्सेंट थे। युगम निधि को ये बात नहीं बताना चाहता था कि वो रूरकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गया था। अब युगम ने निधि का जवाब देते हुए कहा, हाँ वो हम तीनों साथ में ही थे, इसलिए। कहीं ना कहीं अब निधि भी ये जानना चाहती थी कि आखिर युगम को ऐसा क्या काम था जिस वजह से वो 2 दिन कॉलेज में एब्सेंट रहा, और उस काम में नकुल और वारुष भी शामिल थे। निधि युगम से आगे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी उनके टेबल के पास लाइब्रेरियन आ गई थी और उन्होंने धीरे से उन दोनों से कहा, तुम दोनों के टेबल से बहुत देर से आवाज आ रही है। वहीं दूसरी तरफ स्पोर्ट्स रूम में नकुल लेक्चर लेने के बाद क्लासरूम से भागते हुए स्पोर्ट्स रूम की तरफ गया, क्योंकि वही सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन के लिए अपना नाम लिखवा रहे थे। नकुल जैसे ही स्पोर्ट्स रूम के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। नकुल ने लाइन को देखकर खुद से कहा, अरे बाप रे, ये तो काफी लंबी लाइन है। काश लेक्चर से पहले ही आ जाता। चलो अब लग जाता हूँ लाइन में, कोई बात नहीं। स्पोर्ट्स रूम के बाहर का दरवाजा काफी छोटा था और स्टूडेंट्स की लाइन काफी लंबी थी, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स रूम के अंदर जाने के लिए सभी लड़के और लड़कियां एक ही लाइन में खड़े थे, और फिर अंदर जा कर वो अलग अलग बूथ में अपना नाम लिखवाने वाले थे। अब नकुल भी जैसे ही लाइन में लगने के लिए गया तो उसका थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया, और इस वजह से लाइन में खड़े उसके सामने वाले इंसान को हल्का सा धक्का लग गया। नकुल ने धक्का लगने के साथ ही अपने सामने वाले को बिना देखे ही माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सॉरी, वो मेरा पैर फंस गया था। अब नकुल ने सॉरी बोलकर जैसे ही सामने देखा तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने अपने बालों की लंबी पोनी टेल बनाई थी, और उसने शॉर्ट्स और पोल का डॉट टॉप पहना हुआ था। एक बार को नकुल उस लड़की को देखकर अपने मन में सोचने लगा, ये सुंदर कन्या कौन है? पहले तो कभी नहीं देखी। नकुल के सामने वाला इंसान वही लड़की थी जिसे उसने गलती से धक्का मार दिया था, और धक्का लगते ही जैसे ही वो लड़की नकुल की तरफ पलटी तो उसने गुस्से से कहा, उफ़, अंधे हो क्या? और वो लड़की जैसे ही पलटी तो उसे देखकर नकुल ने चौंकते हुए कहा, तुम? आखिर कौन थी वो लड़की जिसे देखकर नकुल चौंक गया? क्यों युगम निधि को ये बात नहीं बताना चाहता था कि वो रूरकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में एग्जाम देने के लिए गया था? क्या निधि करेगी अमायरा का दिया ये काम? क्या निधि और युगम की दोस्ती से पड़ेगा वारुष, युगम और नकुल की दोस्ती पर असर? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। धन्यवाद। CH42 लंबी लाइन।
देवभूमि यूनिवर्सिटी में युगम और निधि लाइब्रेरी में बात कर ही रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उनके टेबल के पास आकर कहा, तुम दोनों के टेबल से बहुत देर से आवाज आ रही है और बाकी सभी को पढ़ने में डिस्टर्बेंस हो रही है। ये सुनकर निधि ने लाइब्रेरियन से कहा, सॉरी मैम, अब हमारी आवाज नहीं आएगी। फिर लाइब्रेरियन उन दोनों को वार्निंग देकर वहां से चली गई। लाइब्रेरियन के जाते ही निधि ने फुसफुसाते हुए कहा, आई थिंक हमें अब लाइब्रेरी से बाहर जाकर बात करनी चाहिए। इस बात पर युगम ने भी फुसफुसाते हुए कहा, तुमने ठीक कहा, बाहर ही चलते हैं। ये कहते ही उन्होंने जैसे ही लाइब्रेरियन की तरफ देखा तो वो इस वक्त उन्हीं की तरफ देख रही थी। फिर उन दोनों ने दूर से ही इशारा करते हुए लाइब्रेरियन को सॉरी कहा और फिर लाइब्रेरी के बाहर चले गए। वहीं दूसरी तरफ स्पोर्ट्स रूम में इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैच के पार्टिसिपेशन में नाम लिखवाने के लिए जब नकुल लाइन में लगने के लिए गया तो उसका पैर अटकने की वजह से लाइन में खड़ी आगे वाली लड़की को नकुल से हल्का सा धक्का लग गया। और उस वक्त नकुल को वो लड़की पीछे से काफी सुंदर भी लगी थी, मगर जैसे ही वो लड़की उसकी तरफ मुड़ी तो नकुल उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शिखा थी जो चीयर लीडर्स के लिए अपना नाम लिखवाने आई थी। वैसे शिखा को डांस करने में बहुत इंटरेस्ट था और वो कॉलेज में चीयर लीडिंग भी किया करती थी, लेकिन इंटर कॉलेज कंपटीशन की वजह से इस बार सभी को नाम लिखवाना था। फिर शिखा ने चिढ़ते हुए नकुल से कहा, तुम अंधे हो क्या? दिखता नहीं? कितनी जोर से धक्का मारा है तुमने मुझे? नकुल ने भी चिढ़ते हुए कहा, जोर से? तू रुई की बनी है क्या, जो मेरे हल्के से धक्के की वजह से उड़ गई? फिर शिखा ने नकुल की तरफ मुंह बनाते हुए अपने चेहरे को आगे की तरफ कर लिया जहां लाइन लगी थी। नकुल भी अब लाइन में लग गया था। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन के लिए ये लाइन काफी लंबी थी और ये लाइन काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिस वजह से नकुल काफी बोर हो रहा था, क्योंकि इस वक्त युगम और वारुष भी उसके साथ नहीं थे। फिर जब नकुल को कुछ सूझा नहीं तो उसने शिखा को ही परेशान करते हुए कहा, वैसे तू यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? तेरी बॉस कहाँ है? शिखा समझ गई थी कि नकुल अमायरा की बात कर रहा है। शिखा ने लाइन में खड़े रहकर अपना मुंह पीछे करते हुए कहा, शट अप। अमायरा मेरी बॉस नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एंड बाय द वे तुम भी तो यहाँ अकेले खड़े हो, तुम्हारे साथी कहाँ है? फिर नकुल ने कहा, युगम तो गया है आशिकी लड़ाने और वारुष को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, इसलिए फिलहाल मैं ही यहाँ खड़ा हूँ। शिखा ने नकुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तुम यहाँ के स्पोर्ट्स में अपना नाम लिखवाने के लिए आए हो? नकुल ने अपने घुंघराले बालों पर स्टाइल मरकर हाथ फेरते हुए कहा, इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैच के लिए। नकुल को स्टाइल मरता देखा शिखा ने अपनी आंखें रोल करते हुए अपने चेहरे को वापस आगे की तरफ कर लिया। अब नकुल ने उससे पूछा, वैसे तू इस लाइन में क्यों खड़ी है? ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाली लाइन नहीं है बल्कि स्पोर्ट्स की लाइन है। और ये कहकर नकुल हंसने लगा। अब नकुल को हंसता देख शिखा ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें लड़कियों से तमीज से बात करनी नहीं आती क्या? ये क्या तब से तू लगा रखा है? और मैं यहाँ चीयर लीडर्स के लिए अपना नाम लिखवाने के लिए आई हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नकुल ने फिर से हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसा क्या, लेकिन अमायरा की चमची होने के बाद भी तुझे लाइन में लगना क्यों पड़ रहा है? शिखा ने अब गुस्से से कहा, अगर तुमने फिर से फालतू बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। एंड लिसन टू मी केयरफुली, मैं अमायरा की बेस्ट फ्रेंड हूँ, समझे? और ये कहते हुए शिखा ने अपनी पोनी टेल को जोर से पीछे की तरफ किया, जिस वजह से उसके बाल नकुल के चेहरे पर जोर से लगे। और फिर शिखा नकुल को देखने लगी। अब नकुल भी शिखा को देखकर मुंह बना रहा था कि तभी नकुल के पीछे खड़े स्टूडेंट्स ने इन दोनों से कहा, अरे ये लाइन कितनी आगे बढ़ चुकी है, तुम दोनों को लड़ना है तो लाइन से बाहर जाकर लड़ो और हमें आगे बढ़ने दो। शिखा ने उन स्टूडेंट्स की बात सुनकर कुछ नहीं कहा, बस पलटकर आगे बढ़ने लगी। अब शिखा और नकुल लाइन में बढ़ते हुए स्पोर्ट्स रूम के दरवाजे तक पहुंच चुके थे, जो कि बहुत ही छोटा था। और पीछे के स्टूडेंट्स दरवाजे तक पहुंचने के लिए आगे वाले स्टूडेंट्स को धक्का देने लगे, जिस वजह से नकुल धक्का खाते हुए शिखा के करीब हो गया था। फिर शिखा ने गुस्से में अपनी कोहनी को नकुल के पेट पर मार दी ताकि वो उससे दूर हो जाए, लेकिन पीछे से धक्का इतना ज्यादा आ रहा था जिस वजह से नकुल शिखा के करीब ही आ गया था। और धक्के की वजह से अब शिखा भी अपने सामने वाले लड़के के करीब होने लगी और इस वक्त शिखा बहुत फंसा हुआ और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि शिखा अपने फ्रंट से अपने सामने वाले लड़के के काफी करीब हो गई थी और हिल भी नहीं पा रही थी। नकुल ने भी शिखा को अनकंफर्टेबल होते हुए देख लिया था। फिर उसने अपना हाथ शिखा के सामने वाले लड़के के कंधे पर रखा और खुद भी शिखा से दूर हटकर धक्का मारते हुए थोड़ा पीछे हो गया, जिस वजह से शिखा को थोड़ी जगह मिल गई और अब वो आराम से अपनी जगह पर खड़ी हो पा रही थी। शिखा ने अब कंफर्टेबली खड़े होकर नकुल की तरफ देखा और नकुल ने भी शिखा को देखा और कहा, अब क्या शिखा और नकुल पार्टिसिपेशन के लिए अपना नाम लिखवा पाएंगे या इसी तरह लाइन में लगकर लड़ते रहेंगे? आगे क्या होगा इस कहानी में? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH43 राजीव रावत की भांजी निधि और युगम दोनों लाइब्रेरी से निकलकर बाहर आ गए थे और बाहर आकर युगम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ख्याल से लाइब्रेरी सही जगह नहीं थी बात करने के लिए। निधि ने भी अब शर्माते हुए हाँ कहा। फिर कुछ देर बाद युगम ने हिचकिचाते हुए कहा, क्यों ना हम कल कहीं बाहर मिले? युगम की बात पर निधि ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, बाहर कहाँ? युगम ने जवाब में कहा, कोई कॉफी शॉप।
या तुम कुछ सजेस्ट कर दो। निधि ने फिर से सोचते हुए कहा, मम्मम, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों ना मैं तुम्हें टेक्स्ट पर बताऊं। निधि ने इतना कहा ही था कि तभी कॉरिडोर से उनकी तरफ वारुष आने लगा। वारुष को देखकर निधि ने मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहा और वारुष ने भी उसके हेलो का जवाब दिया। फिर युगम ने वारुष से पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? वारुष ने कहा, तू और नकुल मुझे छोड़कर अपने अपने काम के लिए चले गए थे तो मैं अकेला बोर हो रहा था, इसलिए सोचा कि लाइब्रेरी आकर कुछ पढ़ ही लूं। फिर युगम ने कहा, चल तुझे अब बोर होने की जरूरत, मैं फ्री हूं अब। फिर युगम ने मुस्कुराते हुए निधि से कहा, ठीक है फिर निधि, हम कल मिलते हैं। तुम टेक्स्ट पर मुझे बता जरूर देना, भूल मत जाना। युगम की बात पर निधि ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। फिर दोनों को बाय कहकर वो वहां से चली गई। फिर युगम और वारुष भी नकुल को ढूंढते हुए कॉलेज ग्राउंड की तरफ जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ तत्वा आयोगशाला में ऑफिस रूम में बैठकर राजीव एक इंटरनेशनल योग गुरु के साथ वीडियो कॉल पर मीटिंग कर रहे थे, तभी उनके पास किसी का कॉल आया। लेकिन राजीव मीटिंग में थे और मीटिंग के बीच उन्हें कॉल पिक करना ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपने फोन को साइलेंट किया और वापस अपनी मीटिंग अटेंड करने लगे। उनकी मीटिंग अब खत्म हो गई थी और वो उस मीटिंग से काफी खुश भी लग रहे थे। फिर उन्होंने अपना फोन चेक किया तो देखा कि उनके पास उनकी भांजी का कॉल आया था। फिर उन्होंने अपनी भांजी को कॉल बैक किया और उनकी भांजी ने कॉल उठाते ही कहा, हेलो मामू, आपने मेरा कॉल क्यों ही उठाया था? तभी राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, ना हाय ना हेलो, और सीधे ही अपने मामू को डांटना शुरू कर दिया। राजीव की भांजी ने कहा, और नहीं तो क्या, अब जब भी मेरा कॉल आए तो आप सब काम छोड़कर सबसे पहले मेरा कॉल उठाओगे, ओके? राजीव ने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अब सबसे पहले तुम्हारा ही कॉल उठाऊंगा। राजीव ने इतना ही कहा था कि तभी किसी काम से यामिनी राजीव के ऑफिस रूम में आई। वो इतनी जल्दी में थी कि वो बिना नॉक किए ही ऑफिस रूम में घुस गई थी। फिर यामिनी ने देखा कि राजीव बहुत मुस्कुराते हुए किसी से कॉल पर बात कर रहे थे तो वो वहीं दरवाजे के पास खड़ी रही और उन्होंने देखने लगी। राजीव इस वक्त अपनी चेयर को घुमाकर ऑफिस रूम के दरवाजे की तरफ पीट करके बैठे हुए थे, जिस वजह से वो यामिनी को अंदर आते हुए नहीं देख पाए। अब राजीव ने कॉल पर कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी माँ रेशमा कैसी है? उसे कहो कि कभी वो भी कॉल कर लिया करे, हमेशा मैं ही तुम्हारी माँ के हाल चाल पूछता हूँ। राजीव की भांजी ने कहा, मम्मी भी ठीक है मामू, और आपको बहुत याद भी करती है। अरे आप ये सब छोड़िए, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं अगले हफ्ते आपके पास आ रही हूँ। ये सुनते ही राजीव ने खुशी से अपनी चेयर को घुमाते हुए कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। रेशमा भी आ रही है क्या तुम्हारे साथ? और जैसे ही राजीव ने ये कहकर अपनी चेयर घुमाई तो उन्होंने देखा कि उनके सामने यामिनी खड़ी थी। राजीव ने मुस्कुराते हुए ही यामिनी को चेयर पर बैठने को कहा। और फिर कॉल पर राजीव की भांजी ने कहा, जी मामू, माँ भी आ रही है। अच्छा मामू, मैं अब कॉल करती हूँ आपसे बाद में बात, अभी मुझे कहीं जाना है, बाय। राजीव ने भी बाय कहा। फिर दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर राजीव ने मुस्कुराते हुए ही यामिनी से पूछा, यामिनी तुम कब अंदर आई और तुम कब से दरवाजे के पास खड़ी थी? यामिनी ने चेहरे पर कोई भाव ना दिखाते हुए कहा, बहुत खुश लग रहे हैं आप। किसका फोन था? राजीव के चेहरे को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो इस वक्त बहुत ही खुश थे। और उनकी इस खुशी की दो वजह थी, एक के उनकी इंटरनेशनल योग गुरु के साथ मीटिंग काफी अच्छी रही क्योंकि वो काफी समय से उनके साथ वीडियो कॉल मीटिंग करना चाह रहे थे मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। और दूसरी ये कि उन्होंने अपनी प्यारी भांजी से आज कॉल पर बात की जिसे वो बहुत प्यार करते हैं और वो काफी सालों के बाद यहाँ उनसे मिलने भी आने वाली थी। यहाँ इस वक्त यामिनी एक शक भरी निगाहों से राजीव की ओर देख रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रेशमा वो औरत है जिसे शायद राजीव पसंद करते हैं, क्योंकि राजीव ने कभी अपने परिवार का जिक्र यामिनी के आगे नहीं किया था। राजीव ने अब यामिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे वो मेरी भांजी का फोन आया था तो बस उसी से बात कर रहा था। फिर यामिनी ने शांत भाव से कहा, अच्छा रेशमा आपकी बहन है? राजीव ने भी कहा, हाँ और क्या। अब राजीव ने भी यामिनी के चेहरे के भाव को देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगा? यामिनी ने अब हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, वो आपने कभी मुझे बताया नहीं कि आपकी कोई बहन भी है। इस बात पर राजीव ने धीरे से कहा, तुमने भी तो मुझे अपने हस्बैंड के बारे में कभी नहीं बताया। यामिनी ने राजीव की बात को नहीं सुना था क्योंकि उन्होंने बहुत धीरे से ये बात कही थी। यामिनी ने अपनी बहू को आपस में जोड़ते हुए कहा, जी आपने जो कहा वो मुझे सुनाई नहीं दिया। राजीव ने अब अपनी बात को बदलते हुए कहा, वो मैं ये पूछ रहा था कि तुम किस काम से मेरे ऑफिस रूम में आई थी। यामिनी ने भी अब अपनी पहले की बात को इग्नोर करते हुए आगे कहा, अच्छा हाँ, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई। दरअसल मैं यहाँ आपसे हमारे योगा प्रोग्राम के बारे में कुछ बात करने आई थी। यामिनी की बात पर राजीव भी अब गंभीर होकर उनकी बात को ध्यान से सुनने लगे। तारांकन, आखिर किस योगा प्रोग्राम की बात कर रही थी यामिनी? राजीव ने अपने परिवार के बारे में यामिनी को क्यों नहीं बताया था? कौन है राजीव की भांजी? आखिर क्या हुआ था मीटिंग में जिससे राजीव बहुत खुश थे? निधि और युगम कल कहाँ मिलने वाले हैं? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH44 कॉन्टैक्ट नंबर।
देवभूमि यूनिवर्सिटी में वारुष के लाइब्रेरी के पास आते ही निधि वहां से चल गई थी और अब युगम और वारुष भी नकुल को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी से निकल चुके थे। लेकिन कुछ देर बाद युगम को ख्याल आया कि उसने तो निधि से उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया ही नहीं और ना ही निधि के पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर था। ऐसे में वो दोनों कैसे ये बात जान पाएंगे कि कल उन्हें कहाँ मिलना है। ये ख्याल आते ही युगम ने कहा, यार गड़बड़ हो गई। वारुष ने पूछा, क्या गड़बड़? फिर युगम ने वारुष को अपनी और निधि की सारी बात बता दी। वारुष ने युगम की बात को सुनकर कहा, अभी तो निधि घर के लिए निकल गई होगी और हम भी काफी आगे आ गए। चल उस बारे में भी देखते हैं, पहले नकुल को ढूंढ लेते हैं। युगम ने वारुष की बात पर हामी भरी और फिर वो वारुष के साथ ग्राउंड की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ स्पोर्ट्स रूम में नकुल और शिखा दोनों काफी देर तक लाइन में लगे रहने के बाद अब फाइनली स्पोर्ट्स रूम के अंदर घुस गए थे। फिर वो दोनों अपने अपने बूथ पर जाकर नाम लिखवाने लगे। फिर चेयर लीडर्स के लिए शिखा जैसे ही अपना नाम लिखवाने गई तो जो लड़का नाम लिख रहा था उसने शिखा से कहा, क्या अमायरा चेयर लीडिंग नहीं करेगी? शिखा ने थोड़ा चिढ़ते हुए उस लड़के को जवाब में कहा, क्या तुम्हें मेरे साथ अमायरा दिख रही है? उस लड़के ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। फिर शिखा ने कहा, तो जो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है उसका नाम लिखो, ज्यादा सवाल मत पूछो। तभी दूसरे बूथ पर खड़े नकुल ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, जो बात अमायरा में है वो किसी और में कहा, वैसे चेयर लीडिंग करते हुए अमायरा ही अच्छी लगेगी। शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गुस्से से नकुल की तरफ देखने लगी। अब नकुल भी बास्केटबॉल के लिए अपना नाम लिखवाने लगा तो पार्टिसिपेशन के लिए स्टूडेंट्स के नाम लिख रहे लड़के ने नकुल से कहा, अरे यार तुम्हें नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही शिखा जोर जोर से हंसने लगी। उसे लगा कि नकुल की तो शक्ल देखकर ही उसका नाम नहीं लिखा जा रहा। नकुल ने भी शिखा को हंसते हुए देख लिया था। फिर उस लड़के ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, आखिर तुम्हारे बिना बास्केटबॉल मैच होगा ही कैसे? हमारे देवभूमि यूनिवर्सिटी से बास्केटबॉल गेम को रिप्रेजेंट तुम ही तो करोगे। ये सुनते ही नकुल ने खुश होते हुए कहा, अरे यार तुम पहले बताते ना, मैं कितनी देर से लाइन में लगा हुआ था। और फिर नकुल ने शिखा की तरफ अपनी नजर करते हुए उस लड़के से कहा, और लाइन में फालतू लोगों की वजह से टाइम खराब हुआ वो अलग। शिखा नकुल की बात सुनकर मुंह बनाने लगी। उसे लगा नहीं था कि नकुल स्पोर्ट्स में इतना अच्छा होगा। अब नाम लिखवाने के बाद वो दोनों स्पोर्ट्स रूम के एग्जिट वाले दरवाजे से जाने लगे। स्पोर्ट्स रूम के एग्जिट का दरवाजा भी एंट्री के दरवाजे जैसा ही छोटा था, जिससे एक वक्त में एक ही इंसान निकल सकता था। फिर एग्जिट की तरफ जाते हुए नकुल ने स्टाइल मारते हुए कहा, काश अमायरा मेरे लिए चीयर करती, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बास्केटबॉल टीम अमायरा की चमची को देखकर ही काम चला लेंगे। ये सुनते ही शिखा को और ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर दोनों ही एग्जिट के दरवाजे पर पहुंच के धक्का मुक्की करने लगे कि पहले रूम से बाहर कौन जाएगा। तभी नकुल को ढूंढते हुए युगम और वारुष स्पोर्ट्स रूम तक पहुंच गए थे और इस वक्त नकुल को शिखा के साथ लड़ते हुए देख रहे थे। ये देखकर युगम ने कहा, मैं पहली बार नकुल को किसी लड़की के साथ लड़ते हुए देख रहा हूँ, वरना तो ये हर किसी लड़की से फ्लर्ट करता है। फिर वारुष ने नकुल को आवाज लगाते हुए उसे बुलाया, जिसे सुनकर अब नकुल और शिखा ने लड़ना बंद किया और फिर एक एक करके वो स्पोर्ट्स रूम से बाहर आए। नकुल ने बाहर आकर वारुष और युगम से परेशान होते हुए कहा, ये डीन ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना ली मगर यहाँ के स्पोर्ट्स रूम के दरवाजों के साथ मजाक कर दिया। ये सुनकर युगम और वारुष हंसने लगे। अब शिखा भी स्पोर्ट्स रूम से निकलकर जाने लगी कि तभी युगम ने उसे रोकते हुए कहा, शिखा 1 मिनट। शिखा ने पलटकर चिढ़ते हुए कहा, बोलो। शिखा नकुल से लड़ने की वजह से ही इरिटेट हो गई थी, इसलिए ही वो इस तरह से सभी से बात कर रही थी। युगम ने हिचकिचाते हुए कहा, वो मुझे? क्या तुम मुझे? शिखा ने अब इरिटेट होते हुए कहा, देखो तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं है। इस बात पर नकुल ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों? तुझे अभी से चीयर लीडिंग करनी है क्या? शिखा जवाब में कुछ कहती इससे पहले ही युगम ने कहा, वो दरअसल मुझे निधि का नंबर चाहिए। ये सुनकर शिखा ने थोड़ा एटीट्यूड में कहा, निधि का नंबर चाहिए तो उसी से लो, मुझसे मत मांगो। और ये कहकर वो वहां से जाने लगी। शिखा इस वक्त नकुल की वजह से बहुत चिढ़ी हुई थी, जिस वजह से युगम को उसके गुस्से का शिकार बनना पड़ा। अब शिखा को जाता देख युगम निराश हो गया और फिर उसने थोड़ा गुस्सा करते हुए नकुल से कहा, तू थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकता था? तू शिखा से लड़ता नहीं तो मुझे निधि का नंबर मिल जाता। फिर नकुल ने युगम की टांग खींचते हुए कहा, ओहो, नंबर शंबर, तो बात यहाँ तक पहुंच गई। अब वारुष भी बिना कुछ कहे वहां से चला गया, जिसे देख नकुल ने कहा, अब इसे क्या हो गया? यहाँ वारुष शिखा के पीछे आ गया था और फिर उसने शिखा को रोकते हुए कहा, शिखा। आवाज सुनते ही शिखा ने पलटकर देखा तो उसे आवाज वारुष ने लगाई थी। वारुष ने कहा, देखो युगम को निधि का नंबर चाहिए, निधि अभी घर चली गई होगी इसलिए ही वो तुमसे उसका नंबर मांग रहा है। वारुष की बात सुनकर शिखा को ना जाने क्या हुआ, जैसे वो वारुष को देखकर उसी में खो गई हो, और उसने चुपचाप वारुष को निधि का नंबर दे दिया। तारांकन, आगे क्या होगा? आखिर क्यों नकुल शिखा से लड़ रहा था? शिखा ने वारुष को बिना कुछ कहे उसे निधि का नंबर कैसे दे दिया? कैसा रहेगा ये इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH45 वारुष भी करेगा पार्टिसिपेट।
देवभूमि यूनिवर्सिटी में जब युगम ने शिखा से निधि का नंबर मांगा तो उसने उसे नहीं दिया क्योंकि इस वक्त वो नकुल की हरकतों की वजह से गुस्से में थी। तभी वारुष शिखा के पास गया और उससे निधि का नंबर मांगा और इस बार शिखा ने बिना वारुष को कुछ कहे चुपचाप उसे निधि का नंबर दे दिया। वारुष अब युगम और नकुल के पास आकर अपने फोन पर डायल पैड पे टाइप किए नंबर को दिखाने लगा। युगम एक बार फोन की तरफ देखता और फिर वारुष की तरफ देखकर उससे पूछा, क्या ये निधि का नंबर है? वारुष ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी नकुल ने युगम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ले भाई, तेरा काम तो हो गया। अब युगम ने नकुल का हाथ झटकते हुए कहा, हाँ हो गया, लेकिन वारुष की वजह से, वरना तूने तो सारा काम खराब कर दिया था। नकुल इस बात पर कुछ कहता इससे पहले ही स्पोर्ट्स रूम से बाहर आते हुए एक लड़का इन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। इस लड़के के हाथ में एक पेपर और पेन था और ये वही लड़का था जो इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैच के लिए पार्टिसिपेंट्स के नाम लिख रहा था। उस लड़के ने अब वारुष को देखते हुए कहा, वारुष, मैंने तुम्हारा नाम भी इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैच के लिए लिख दिया है। फिर उस लड़के ने अपने हाथ में पकड़े पेपर को आगे पीछे पलटकर कुछ देखते हुए कहा, नकुल और वारुष, तुम दोनों कल से प्रैक्टिस शुरू कर देना। उस लड़के ने वारुष का नाम इसलिए लिखा था क्योंकि वारुष की हाइट काफी अच्छी थी और बास्केटबॉल मैच के लिए वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हो सकता है। लेकिन इस बात पर वारुष ने उस लड़के को मना करते हुए कहा, नहीं, तुम मेरा नाम काट दो, मैं नहीं खेलना चाहता। उस लड़के ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, पर क्यों? वारुष ने अपने बैग को अपने कंधे पर लेते हुए कहा, मेरा मन नहीं है बस इस बार। अब नकुल ने वारुष को समझाते हुए कहा, हाँ यार वारुष, ऐसा मत कर, तू हर बार यही करता है, कम से कम इस बात तो पार्टिसिपेट कर ले। वारुष ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चेहरे से ये दिख रहा था कि उसका मन नहीं था पार्टिसिपेट करने का। फिर उस लड़के में वारुष से कहा, सोच लो वारुष, ऐसे मौका फिर आए ना आए, क्योंकि ये कोई हमारी यूनिवर्सिटी का मैच नहीं बल्कि इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन है, जो कि पहली बार हमारे कॉलेज में हो रहा है, जहां हर जगह से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और आखिरी बार ये कंपटीशन रूरकी यूनिवर्सिटी में हुआ था। ये मैच। रूरकी का नाम सुनते ही वारुष के चेहरे पर चमक आ गई और फिर वो उस लड़के की तरफ देखने लगा और फिर उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, क्या रूरकी यूनिवर्सिटी से भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे? उस लड़के ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, रूरकी क्या, उत्तराखंड के हर कॉलेज से स्टूडेंट्स आएंगे पार्टिसिपेट करने। ये सुनते ही वारुष ने कहा, ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करूंगा बास्केटबॉल मैच के लिए। वहीं दूसरी तरफ अमायरा बेसब्री से कॉलेज के बाहर पार्क की हुई अपनी कार में बैठकर निधि का इंतजार कर रही थी। तभी शिखा और निधि कॉलेज के गेट से बाहर आने लगी। फिर शिखा ने निधि से कहा, तुम्हें पता है आज युगम मुझसे तुम्हारा नंबर मांग रहा था। ये सुनते ही निधि ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ओ हाँ, मेरे पास तो युगम का नंबर ही नहीं है। शिखा बस निधि को ऐसा करते हुए ही देख रही थी। फिर निधि में कहा, तुमने उसे मेरा नंबर तो दे दिया ना? शिखा ने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया, जिसे देख निधि थोड़ा मायूस हो गई। फिर शिखा ने कहा, मैंने तुम्हारा नंबर वारुष को दे दिया था क्योंकि वो बाद में युगम की तरफ से तुम्हारा नंबर मांगने आया था और पता नहीं क्यों मैं उसे मना ही नहीं कर पाई। अब निधि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने अपना स्पेक्स ठीक किया। फिर वो दोनों अमायरा की कार की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो दोनों कार में बैठे तभी अमायरा ने निधि से पूछा, क्या युगम ने तुम्हें उस लड़की के बारे में बताया जिसे वारुष पसंद करता है? ये सुनते ही निधि और शिखा अमायरा की तरफ देखने लगी। निधि और शिखा को तो ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे अमायरा उस लड़की का नाम जानने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक थी। निधि ने अब अमायरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं आज युगम से नाम नहीं जान पाई। ये सुनते ही अमायरा के चेहरे के भाव गुस्से में बदल गए। तभी निधि ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, हम लाइब्रेरी गए थे इसलिए हम ठीक से बात नहीं कर पाए थे। कल हम दोनों दोबारा मिल रहे हैं तो मैं युगम से पूछने की कोशिश करूंगी। अब अमायरा अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम कल पूछ लेना। आई होप कल तुम मुझे आज की तरह निराश नहीं करोगी। कुछ ही देर में निधि और शिखा का घर आ गया। दोनों का घर एक दूसरे के घर से कुछ ही दूरी पर था। दोनों कार से उतरकर अमायरा को बाय कहा और फिर अमायरा की कार वहां से चली गई। निधि और शिखा दोनों चलते हुए अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी शिखा ने निधि से कहा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? निधि ने भी शिखा के बात पर पूछा, क्या अजीब? शिखा ने कहा, अमायरा का बिहेवियर मुझे अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अमायरा अब वारुष से ज्यादा उस लड़की के पीछे पड़ी है। निधि के भी मन में यही बात आई थी लेकिन फिर भी उसने अपने मन की बात पर ध्यान न देते हुए शिखा से कहा, अरे ऐसा नहीं है, वो बस मूव ऑन होना चाहती है, वो भी उस लड़की के बारे में जानकर। शिखा ने उसकी इस बात पर कुछ नहीं कहा, बस उसे बाय कहकर अपने घर की तरफ चली गई। निधि भी कुछ सोचते सोचते अपने घर की तरफ जाने लगी कि तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। उसने अपना फोन चेक किया तो वो उस मैसेज को देखकर चौंक गई। तारांकन, आखिर किसका मैसेज आया था निधि के पास जिसे देखकर वो चौंक गई? क्या शिखा की बात अमायरा को लेकर सही थी? वारुष ने अपना नाम बास्केटबॉल मैच के लिए बाद में क्यों लिखवाया? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH46 क्या ये डेट थी? निधि का नंबर मिलने के बाद वारुष, युगम और नकुल कॉलेज से अपने घर की तरफ निकल गए थे।
और रास्ते में नकुल और वारुष बास्केटबॉल प्रैक्टिस को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन युगम बाइक पर उन दोनों के बीच में चुपचाप बैठा था। बातें करते करते फिर नकुल ने युगम से कहा, तुझे क्या हुआ बे? युगम चुपचाप बाइक पर बैठे हुए ही अपने फोन की तरफ देख रहा था और इस वक्त उसके फोन पर चैट बॉक्स खुला हुआ था। युगम का नकुल की बात पर कुछ जवाब न मिलने पर नकुल ने देखा कि युगम अपने फोन को देखते हुए ही कहीं खोया हुआ था। फिर नकुल ने झटके से युगम के हाथों से उसका फोन ले लिया। और जब नकुल ने युगम के फोन को देखा तो उसमें निधि की चैट बॉक्स ओपन थी, लेकिन युगम ने उसे कोई मैसेज नहीं किया था। ये देखकर नकुल जल्दी जल्दी चैट बॉक्स पर कुछ टाइप करने लगा, जिसे देखकर अब युगम उससे फोन छीनने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या कर रहा है यार तू? मुझे मेरा फोन अभी वापस कर। लेकिन नकुल उसका फोन उसे ना देकर फोन में कुछ टाइप करने में ही लगा हुआ था और इन दोनों की खींचातानी में बाइक बहुत हिल रही थी, जिस वजह से वारुष को बाइक चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर वारुष ने चिढ़ते हुए उन दोनों से कहा, क्या तुम दोनों हिलना बंद करोगे? तुम दोनों को साबुत घर पहुंचना है कि नहीं? तभी नकुल ने युगम को टेढ़ी मुस्कान देते हुए उसे उसका फोन वापस कर दिया और जैसे ही युगम ने अपना फोन देखा तो उसने गुस्से से नकुल के पर एक लात मारी, जिस वजह से वारुष का बैलेंस बिगड़ गया और वो तीनों बाइक से गिर गए। उन तीनों को ज्यादा तो नहीं लगी थी, मगर उन्हें हल्की फुल्की चोट जरूर आई थी। अब वारुष ने भी अपनी बाइक को उठाते हुए कहा, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए चुपचाप नहीं बैठ सकते थे? तुम्हारी वजह से अभी हमारी मुलाकात यमराज से होते होते रह गई। नकुल वारुष की बात पर जमीन पर बैठे बैठे ही हंस रहा था, वहीं युगम और वारुष दोनों नकुल को गुस्से से देख रहे थे। फिर युगम ने चिढ़ते हुए कहा, तुझे बस मेरा काम खराब करने में ही मजा आता है ना? अगर तेरी वजह से निधि मुझसे नाराज हुई तो तू देख लियो, अच्छा नहीं होगा। नकुल अब हंसते हंसते ही उठा और फिर युगम से कहा, और तू इसी मैसेज के लिए एक दिन मुझे थैंक यू बोलेगा, देख लियो। तभी युगम ने देखा कि निधि उसे कुछ टाइप कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ निधि के घर पहुंचकर निधि देखती है कि उसे युगम ने बड़ा ही अजीब सा मैसेज किया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका क्या रिप्लाई करे। निधि ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, ये युगम को अचानक क्या हो गया? वो तो इस तरह बात नहीं करता मुझसे। फिर निधि दोबारा युगम के मैसेज को पढ़ती है जिसमें लिखा था, हमारी आज की डेट को मैं भूल नहीं पा रहा और कल की डेट के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मिस यू, तुम्हारा युगम। फिर निधि ने खुद से ही कहा, तुम्हारा युगम? क्या आज हम जो मिले थे वो एक डेट थी? फिर निधि युगम को मैसेज करने के लिए चैट बॉक्स पर कुछ टाइप करती और फिर उसे डिलीट कर देती और फिर दोबारा कुछ टाइप करती और फिर उसे भी डिलीट कर देती। अब आखिर में निधि ने युगम के मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहा, डेट, और फिर इस मैसेज को सेंड कर दिया। वहीं दूसरी तरफ युगम के घर पर युगम रास्ते से ही निधि के चैट बॉक्स को देख रहा था जिसमें निधि काफी टाइम से ही कुछ टाइप कर रही थी, जिससे युगम की धड़कनें काफी तेज हो रही थी। युगम ने फिर खुद से ही कहा, यार निधि, तुम तब से क्या टाइप कर रही हो? यहाँ मेरी सांसें फूल रही है। फिर युगम ने मुंह बनाते हुए कहा, इस नकुल के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी लव लाइफ में शनि बनकर बैठा है। ये कहकर युगम अब शांत हो गया। फिर उसने शर्माते हुए खुद से ही कहा, लव लाइफ। और फिर ये कहकर वो मुस्कुराने लगा कि तभी निधि का मैसेज आया। युगम की धड़कनें फिर से तेज हो गई। उसने उसी वक्त चैट बॉक्स को ओपन करके मैसेज देखा जिस पर लिखा था, डेट। ये देखते ही युगम को समझ नहीं आया कि वो उससे क्या कहे। फिर उसने खुद से ही कहा, अब क्या कहूं मैं? बता ही देता हूं कि फोन नकुल के पास था। मगर वो गुस्सा हो गई तो युगम खुद से सवाल पूछकर खुद ही उनके जवाब भी दे रहा था। फिर कुछ सोचते हुए उसने खुद से कहा, मैं बोलता हूं कि गलती से कर दिया मैसेज, लेकिन ये मैसेज गलती वाला भी तो नहीं लग रहा। कोई ऑप्शन नहीं, सच ही बता देता हूं अब। ये बोलकर युगम मैसेज टाइप करने लगा। फिर उसने निधि को मैसेज पर लिखा, सॉरी निधि, वो नकुल के पास मेरा फोन था। अब निधि का भी सामने से रिप्लाई आया, तो कल कहाँ मिल रहे हैं? ये मैसेज पढ़ के युगम खुश हो गया। फिर कुछ सोचते हुए उसने रिप्लाई किया, दवा यू पॉइंट कैफे कैसा रहेगा? निधि ने उसके मैसेज का हाँ में रिप्लाई किया, जिसे पढ़कर युगम ने कहा, यस। बच गए। वहीं दूसरी तरफ निधि के घर पर निधि को रात में अमायरा का कॉल आया और फिर उसने कॉल पिक किया तो सामने से अमायरा ने कहा, हाय निधि, वो मैंने तुमको ये बोलने के लिए कॉल किया था कि हो सके तो कल युगम से जरूर पूछ लेना उस लड़की के बारे में। वो मैं अब चैन से सो भी नहीं पा रही इस वजह से, तुम समझ रही हो ना क्यों? निधि ने अमायरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसे अब अमायरा की हरकत कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। फिर उसे शिखा की भी बात ध्यान में आई। अब अमायरा की बात पर निधि ने ओके बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर गंभीर होकर कुछ सोचते हुए उसने पूछा, क्या सच में अमायरा मूव ऑन करना भी चाहती है या कुछ और बात है? तारांकन, क्या निधि का अमायरा पर शक करना ठीक था? क्या कल युगम से मिलकर निधि उस पर गुस्सा करेगी? क्या कल निधि युगम से पूछेगी उस लड़की के बारे में? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH47 बास्केटबॉल प्रैक्टिस डे 1, संडे का दिन, वारुष के घर पर। आज वारुष सुबह 6 बजे ही उठकर रेडी हो गया था और वो अपने लिए खुद ही किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बना रहा था, क्योंकि यामिनी अभी उठी नहीं थी। लेकिन किचन से आ रहे शोर की वजह से अब यामिनी की भी नींद खुल गई थी। उन्होंने अपनी आंख मलते हुए किचन में आकर कहा, शोना,
आप इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हो? और फिर उन्होंने उबासी लेते हुए कहा, वो भी संडे के दिन। कहीं जा रहे हो आप? वारुष ने अब अपना बनाया जला हुआ टोस्ट खाते हुए ही कहा, सॉरी मम्मी, मेरे शोर की वजह से आप जाग गए। आज सुबह मेरी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस है और मैं ऑलरेडी काफी लेट हो गया हूँ। वारुष को जला हुआ टोस्ट खाते देख यामिनी भी अब किचन की तरफ आ गई। और फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, लाइए मैं बना देती हूँ आपके लिए टोस्ट। फिर टोस्ट बनाते हुए ही यामिनी ने कहा, वैसे आपने कल मुझे नहीं बताया इस मैच के बारे में। कब है आपका मैच और कहाँ है? वारुष ने कहा, वो मम्मी आपको तो पता ही है, मैं कल अपने बाइक ठीक करने में बिजी था, शायद इसलिए मेरे दिमाग से निकल गया होगा। बाकी इसी हफ्ते में ही मैच है, तभी तो अब हमारी सुबह शाम प्रैक्टिस होगी। तभी वारुष के फोन पर किसी का कॉल आने लगा। वारुष ने फोन चेक किया तो उसे नकुल कॉल कर रहा था। वारुष के कॉल उठाते ही नकुल ने कहा, भाई रेडी हो गया क्या? मैं तेरे घर के बाहर ही कब से खड़ा हूँ। अब जल्दी आके गेट खोल, अगर किसी ने उठकर देख लिया तो मुझे चोर समझेगा, बहुत पीटेंगे। वारुष ने कहा, आ रहा हूँ, सब्र कर। और फिर फोन डिस्कनेक्ट करके वारुष गेट खोलने के लिए चला गया। वारुष ने जैसे ही गेट खोला तो नकुल धड़ाम ने घर के अंदर गिर गया, क्योंकि वो दरवाजे के सहारे खड़ा था। नकुल ने गिरते ही दर्द से कर्राते हुए कहा, कमर टूट गई। वारुष ने हंसते हुए कहा, तो किसने कहा था दरवाजे के सहारे खड़े होने को? नकुल की आवाज सुनकर यामिनी भी मेन गेट की तरफ भागते हुए आई और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? वारुष ने अब डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, खड़े खड़े सो रहा था इसलिए गिर गया। नकुल ने मुंह बनाते हुए और उठते हुए कहा, कम से कम उठा तो देता मुझे। फिर यामिनी ने नकुल से कहा, ज्यादा लगी तो नहीं? आओ आप भी नाश्ता कर लो नकुल। नकुल भी अब वारुष के साइड में नाश्ता करने के लिए बैठ गया। यामिनी ने दोनों को नाश्ता दिया और फिर वो दोनों बातें करते हुए अपना नाश्ता कर रहे थे। तभी खाते हुए नकुल ने कहा, तू इतना लेट कैसे हो गया रेडी होने में? क्या फिर से तुझे वो सपना आया? नकुल की ये बात सुनते ही वारुष ने उसी वक्त उसे टेबल के नीचे से एक लात मारते हुए उसे चुप रहने को कहा। यामिनी इस वक्त उनके लिए बनाना शेक बना रही थी। फिर उन्होंने मिक्सर को बंद करते हुए इन दोनों से पूछा, किस सपने की बात हो रही है? यामिनी के सवाल पर वारुष और नकुल दोनों घबराने लगे। फिर वारुष ने बात को बदलते हुए कहा, अच्छा मम्मी, हम अब निकलते हैं, वैसे भी काफी लेट हो गया हमें, है ना नकुल? नकुल ने भी हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ आंटी। फिर वारुष ने नकुल के कंधे पर हाथ मारते हुए उसे उठने का इशारा किया और फिर वो दोनों घर से बाहर जाने लगे। घर के बाहर जाते हुए वारुष ने कहा, नकुल के बच्चे, तेरे पेट में कोई बात पचती नहीं ना? आज मम्मी को ये बात बस पता लगते लगते रह गई। नकुल ने कहा, हाँ लेकिन पता तो नहीं लगी ना। चल अब जल्दी चल, कोच सर से डांट भी खानी है कॉलेज पहुंच के। फिर वारुष मुंह बनाते हुए बाइक स्टार्ट करने लगा और फिर वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। कुछ देर बाद कॉलेज पहुंचकर वारुष और नकुल दोनों भागते हुए ग्राउंड की तरफ पहुंचे। वहां पहले से ही स्टूडेंट्स मौजूद थे जिन्होंने इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स में भाग लिया था। वहीं ग्राउंड के बीचों बीच व्हाइट ट्रैक सूट पहने एक 40-45 साल का आदमी व्हाइट कैप पहने और गले में विसल लटकाए सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले रहा था। सभी स्टूडेंट्स ट्रैक सूट पहने ही लाइन से कोच सर के आगे खड़े थे और कोच एक एक करके सभी स्टूडेंट्स का नाम अपने हाथ में पकड़े पेपर को देख कर ले रहे थे। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि देवभूमि यूनिवर्सिटी के कोच विशाल थे। कोच विशाल ने जैसे ही नकुल का नाम लिया तो उनको दूर उन्हीं के पीछे से नकुल की हाँफते हुए आवाज आई, प्रेजेंट कोच सर। कोच विशाल ने पलट कर देखा तो नकुल और वारुष भागते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। कोच विशाल ने अपनी कड़क आवाज में कहा, नकुल, तुम बास्केटबॉल के कैप्टन हो ना, और तुम ही प्रैक्टिस के लिए सबसे लेट आ रहे हो। अब नकुल ने अपनी सफाई में बहाना देते हुए कहा, वो कोच सर आते वक्त बाइक खराब। नकुल ने इतना कहा ही था कि कोच विशाल ने अपना हाथ नकुल को दिखाते हुए और उसकी बात को काटते हुए कहा, बस मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने, अब जाओ जाकर लाइन में खड़े हो जाओ। फिर कोच विशाल ने लिस्ट में देखकर वारुष का नाम लिया और वारुष ने भी प्रेजेंट सर में जवाब दिया, लेकिन कोच विशाल में वारुष को लेट आने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहा। अब सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगे। ग्राउंड बहुत बड़ा था इसलिए सभी ने ग्राउंड का एक एक भाग लेकर अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। कोई एक भाग में फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था तो कोई बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं वारुष और नकुल ग्राउंड के एक भाग में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे। नकुल सभी को बता रहा था कि किस तरह अपने सामने वाली टीम से बचते हुए हम बास्केट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते उनको काफी टाइम हो गया था और अब नकुल और वारुष को भूख लगने लगी थी। तारांकन, कैसी रहेगी नकुल और वारुष की बास्केटबॉल प्रैक्टिस? कोच विशाल ने लेट आने के लिए वारुष को क्यों नहीं डांटा था? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH48 किलर स्माइल। देवभूमि यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में नकुल और वारुष को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए काफी टाइम हो गया था और उन्हें अब भूख भी लग रही थी। फिर नकुल और वारुष ने थोड़ी देर का ब्रेक लिया और फिर वो दोनों वॉशरूम चले गए। फिर वॉशरूम से निकलकर नकुल ने कहा, चल यार अब कैंटीन चलते हैं, कुछ खा लेंगे। वारुष ने भी उसकी बात पर हामी भरी और फिर वो उसके साथ कैंटीन चला गया। दोनों ने कैंटीन जाकर देखा तो वो बंद थी और गेट के बाहर एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कैंटीन 9 बजे के बाद खुलेगी।
और 9 बजने में अभी वक्त था। फिर नकुल ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार ये तो 9 बजे के बाद खुलेगी, लेकिन भूख तो मुझे अभी लगी है। नकुल को सच में बहुत भूख लगती थी और उससे कंट्रोल भी नहीं होता था। लेकिन इतना खाने के बावजूद भी नकुल ने खुद को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा था। दोनों फिर कैंटीन के बाहर लगे वाटर कूलर से पानी पीते हैं और फिर वापस ग्राउंड की तरफ जाने लगे। वारुष और नकुल दोनों जाकर अब ग्राउंड पे ही थोड़ी देर बैठ गए। फिर उनके बास्केटबॉल टीम के कुछ लड़कों ने कहा, नकुल, क्या आगे की प्रैक्टिस शुरू करे? भूख के कारण नकुल इस वक्त बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वो उन लड़कों को कुछ सुनाने ही वाला था कि इतने में सामने से कोच विशाल उन सभी को देखने लगे। नकुल ने भी उनको देख लिया था, इसलिए उसने उन लड़कों को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप प्रैक्टिस करने लगा। वारुष को ये सब देखकर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे भी पता था कि नकुल भूखा नहीं रह सकता था। फिर नकुल ने देखा सामने बैडमिंटन खेल रहे लड़के और लड़कियां बैठकर सैंडविचेस खा रहे थे। वारुष ने सोचा क्यों ना उन लोगों से ही नकुल के लिए सैंडविच मांग ले। वारुष अपनी जगह से उठकर उन लोगों की तरफ जाने लगा और वारुष को अपनी तरफ आता देख वो लड़कियां तो मानो बेहोश ही होने लगी, क्योंकि वारुष इस वक्त खुद से उनके पास आ रहा था। बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते वक्त भी प्रैक्टिस कर रहे सभी स्टूडेंट्स का ध्यान वारुष पर ही था। वारुष बास्केटबॉल मैच को इस तरह खेल रहा था मानो वो छोटे बच्चों के साथ खेल रहा हो। लंबी हाइट और मस्क्यूलर बॉडी होने की वजह से वारुष बिना मेहनत किए ही बास्केट पे बास्केट किए जा रहा था। और ये सब देखकर कोच विशाल उससे बहुत इम्प्रेस थे। लेकिन नकुल भी वारुष को बराबरी की टक्कर दे रहा था और इसलिए ही वो बास्केटबॉल का कैप्टन था। अब वारुष बैडमिंटन टीम के लड़के लड़कियों के पास जाकर खड़ा हो गया और वारुष के उनके सामने खड़े होने वजह से उनके ऊपर उसकी परछाई आने लगी, जिस वजह से उनको धूप से भी थोड़ी राहत मिलने लगी। वारुष का चेहरा और बाल इस वक्त पसीने की वजह से भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती की तरह दिखाई दे रहे थे। वारुष को अपने सामने देखते ही उन लड़कियों की सांसें रुक गई और वो एकटक उसे ही देख रही थी। फिर वारुष ने एक मुस्कान के साथ उनसे पूछा, हाय, मेरा नाम वारुष है और मैं बास्केटबॉल टीम से हूँ। आप लोग बुरा ना माने तो क्या आप मुझे एक सैंडविच दे सकते हो? उन लड़कियों के कानों में वारुष की आवाज किसी संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। वारुष ने खुद को इसलिए इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि उसे उन लोगों से यूं ही जाके सैंडविच मांगने में थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे ये लड़कियां तो क्या पूरा कॉलेज जनता है। अब वारुष की बात सुनते ही उन लड़कियों में से एक लड़की ने झट से अपना पूरा टिफिन बॉक्स वारुष के आगे कर दिया और वारुष ने मुस्कुराते हुए टिफिन बॉक्स में से एक सैंडविच उठा लिया। ये देख उस लड़की ने वारुष को प्यार से देखते हुए और एक मुस्कान के साथ कहा, आप पूरा टिफिन बॉक्स ही ले जाइए। ये सुनकर उन लड़कियों के पीछे खड़े लड़कों में से एक लड़के ने चिढ़ते हुए अपने साथ वाले लड़के से कहा, ये देख इसे, जब मैंने इससे एक्स्ट्रा सैंडविच मांगा तो इससे दिया नहीं गया और वारुष को अपना पूरा टिफिन बॉक्स की पकड़ा रही है। उस लड़की की बात पर वारुष ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, पूरे टिफिन बॉक्स की जरूरत नहीं, हम सिर्फ 2 ही जाने हैं और फिर आप लोगों को भी तो खाना होगा। इस बात पर सामने वाली लड़की ने नजाकत से कहा, अच्छा तो आप अपने दोस्त के लिए भी ले जाइए। और फिर वो लड़की अपने बालों को अपने कान के पीछे करते हुए मुस्कुराने लगी। फिर वारुष ने भी उसके टिफिन बॉक्स को पकड़ते हुए उसमें से एक और सैंडविच ले लिया। तभी दूसरी लड़की ने वारुष को एक प्रोटीन बार दिया और तीसरी लड़की ने जूस। अब इतना कुछ मिल जाने के बाद वारुष ने उन लड़कियों को थैंक यू कहा और फिर वो नकुल के पास जाने लगे। उसके जाते ही उनमें से एक लड़की ने अपने सीने में हाथ रखते हुए कहा, क्या किलर स्माइल है इसकी, मेरा तो मर्डर ही हो गया। फिर दूसरी लड़की ने कहा, तुमने उसकी हाइट देखी, हम तो उसके आगे चींटी जैसे लग रहे थे और सामने से तो ये और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था यार। ये सुनकर अब तीसरी लड़की ने कहा, वारुष की ये मस्क्यूलर बॉडी, उसने मेरे टिफिन बॉक्स को हाथ लगाया है, अब मैं इस टिफिन बॉक्स को नहीं धोने वाली। इन तीनों की बात सुनकर पीछे खड़े लड़के चिढ़ रहे थे, क्योंकि वारुष को बिना कुछ किए ही लड़कियों से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। फिर उनमें से एक लड़के ने कहा, इस वारुष को बिना कुछ किए ही बहुत भाव मिलते हैं और यहाँ हमें इतना कुछ कर भी एक सैंडविच तक नहीं मिलता। वारुष अब नकुल के पास पहुंच गया था, जो इस वक्त भूख से बहुत परेशान हो रहा था मगर फिर भी प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वारुष ने उसे सीटी बजाते हुए इशारे से अपने पास बुलाया और इस वक्त उसने सारा खाने का सामान अपने पीठ के पीछे छुपाया हुआ था। नकुल ने वारुष के पास आकर कहा, तू कहाँ चला गया था? तभी वारुष ने अपने दोनों हाथ नकुल के आगे कर दिए, जिसे देखकर नकुल बहुत खुश हुआ। फिर उसने वारुष के हाथ से सैंडविच लेकर उसे खाते हुए कहा, आत्मा तृप्त हो गई यार, मगर ये सब तुझे कहाँ से मिला? कैंटीन तो बंद थी ना? फिर वारुष ने नकुल को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर नकुल ने कहा, वाह, सही है यार, किस्मत तो तेरी अच्छी है। तारांकन, कैसी रहेगी इनकी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस? क्या नकुल और वारुष इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैच को जीत पाएंगे? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH49 चेंजिंग रूम का वॉशरूम। कॉलेज के ग्राउंड में सैंडविच खाते हुए नकुल ने वारुष से कहा, तेरा सही है यार, एक स्माइल दो और काम बन जाते हैं, और यहाँ कोच सर मुझे घूरे जा रहे हैं, 2 मिनट भी रेस्ट करने नहीं दे रहे। दोनों ने फिर सैंडविच खाया और कुछ देर बाद वापस प्रैक्टिस करने लगे। जिस भी गेम में जितनी भी लड़कियां थी उनका ध्यान उनकी प्रैक्टिस पर कम और वारुष पर ज्यादा था।
ये देखकर बाकी लड़कों को बहुत जलन हो रही थी और जब भी वारुष बास्केट करता तो लड़कियां उसके लिए क्लैपिंग करने लगती। अब ये देखकर कोच विशाल ने अपनी कड़क आवाज में उन लड़कियों से कहा, अपने गेम में ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए भी ऐसे ही तालियां बजेंगी, या तुम सबको चीयर लीडर्स बनना है। कोच विशाल की आवाज सुनकर लड़कियां डरते हुए वापस अपने गेम की प्रैक्टिस करने लगी। 8:30 बज गए थे और अब उनकी सुबह की प्रैक्टिस खत्म हो गई थी। कोच सर उन सभी स्टूडेंट्स को सुबह शाम की प्रैक्टिस की टिमिंग्स के बारे में बता रहे थे। और फिर कोच विशाल ने कहा, स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक हफ्ता ही है। इसी एक हफ्तों में हम जी जान लगा देंगे और इंटर कॉलेज कंपटीशन का हाउस कप देवभूमि यूनिवर्सिटी के नाम करेंगे। कोच विशाल की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी जोश में भर गए और अपने देवभूमि यूनिवर्सिटी के लिए चीयर करने लगे। फिर सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे ग्राउंड से जाने लगे। नकुल और वारुष इस वक्त पसीने से लथपथ थे तो उन दोनों ने शॉवर लेकर घर जाने का सोचा। जब वो दोनों ग्राउंड के सामने बने चेंजिंग रूम के भी अंदर बने वॉशरूम की तरफ जाने लगे तो तब नकुल ने वारुष से थकी आवाज में कहा, मैं तो नहा के पहले खाऊंगा फिर सो जाऊंगा और फिर अब शाम की प्रैक्टिस के वक्त ही उठूंगा। ये कहते हुए नकुल ने जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे को खोलना चाहा तो वो अंदर से बंद था क्योंकि अंदर कोई पहले से ही शॉवर ले रहा था। ग्राउंड के चेंजिंग रूम में सिर्फ 4 वॉशरूम थे और इस वक्त चारों के चारों में कोई ना कोई शॉवर ले रहा था। फिर नकुल ने अपने ट्रैक सूट के बाजू से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, यार पसीने से तो दिमाग खराब हो रहा है और ये चारों वॉशरूम तो अभी फुल है। तभी वारुष ने आइडिया देते हुए कहा, कॉलेज के अंदर भी तो चेंजिंग रूम है, वहां का वॉशरूम यूज कर लेते हैं। ये सुनते ही नकुल के चेहरे पे स्माइल आ गई। फिर दोनों अपना बैग उठाकर कॉलेज के अंदर जाने लगे। संडे का दिन था तो कॉलेज बिल्कुल खाली था, लेकिन कॉलेज के म्यूजिक रूम से लाउड म्यूजिक की आवाज आ रही थी। दोनों को ही ये देखने की तो इच्छा थी कि संडे के दिन म्यूजिक रूम में आखिर ऐसा क्या हो रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा इच्छा उन्हें शॉवर लेने की थी, इसलिए वो म्यूजिक रूम की तरफ ना जाकर वो दोनों चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगे। कॉलेज के अंदर वाले चेंजिंग रूम में भी 4 ही वॉशरूम थे जिसमें से 2 वॉशरूम का शॉवर खराब था और ये देखकर नकुल ने कहा, ये अपना डीन इतना डोनेशन लेता है फिर भी कॉलेज का ये हाल है। पहले स्पोर्ट्स रूम का दरवाजा और अब ये वॉशरूम। तभी तीसरा वॉशरूम खाली हुआ और वारुष झट से वॉशरूम में घुस गया। ये देख नकुल ने चिढ़ते हुए कहा, वारुष ये चीटिंग है, पहले मैंने देखा था ये वॉशरूम खाली होते हुए। वारुष ने भी वॉशरूम का दरवाजा बंद करते हुए कहा, हाँ लेकिन मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही और भूल मत कल मेरी बाइक तेरी वजह से गिरी थी। नकुल ने इस बात पर कुछ नहीं कहा, बस वो मुंह ही बना रहा था। वारुष भी अब शॉवर लेने लगा और बाहर नकुल की हालत भी गर्मी से बेहाल हो रही थी। फिर उसने नोटिस किया कि चिथे वॉशरूम का दरवाजा हल्का सा खुला है। ये देखकर उसने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, वाह, ये वॉशरूम तो खाली है और मैं खामखा अपना दिमाग गर्म कर रहा हूँ। ये कहकर नकुल चौथे वॉशरूम में घुसने लगा और जैसे ही वो घुसा तो उसी वक्त वो चिल्लाते हुए बाहर आया। वारुष भी उसकी आवाज सुनकर सिर्फ लोअर पहनकर वॉशरूम से बाहर आ गया। वॉशरूम से बाहर आकर नकुल हांफने लगा और अब वारुष ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ, तू इस तरह चिल्लाया क्यों, छिपकली है क्या वॉशरूम में? नकुल ने वारुष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था, बस वो चौथे वॉशरूम के दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। ये देखकर वारुष भी अब वॉशरूम की तरफ जाने लगा। ये देखने के आखिर नकुल ने ऐसा क्या देख लिया कि उसकी बोलती ही बंद हो गई। वारुष जैसे वॉशरूम की तरफ गया तभी वॉशरूम के अंदर से एक लड़की बाहर आई। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शिखा थी। उसने इस वक्त चीयर लीडर्स का आउटफिट पहना हुआ था और उसने अपने कानों में ईयरपॉड्स पहने थे। वारुष अपनी जगह पर ही खड़ा था कि इतने में शिखा वॉशरूम से बाहर आई और आते ही सीधा नकुल के पास जाकर उसे सुनाने लगी। शिखा ने कहा, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, अब तुम लड़कियों को चेंज करते हुए देखने लगे। जब नकुल वॉशरूम में घुसा था तब शिखा ने उसकी तरफ पीट की हुई थी जिस वजह से वो नकुल को अंदर घुसते नहीं देख पाई थी और वो उस वक्त अपना टॉप पहन रही थी। शिखा गुनगुनाते हुए चेंज कर रही थी क्योंकि वो इस वक्त अपने ईयरपॉड्स पर म्यूजिक सुन रही था जिस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया था। लेकिन नकुल को चिल्लाता देख उसने जल्दी से टॉप पहना और उसी वक्त पलट कर देखा तो वो भी नकुल को देखकर चिल्लाई। अब शिखा की बात पर नकुल ने भी चिढ़ते हुए कहा, अच्छा, बस यही रह गया था कि मैं तुझे चेंज करता हुआ देखूं। और तू ये बता, कौन दिमागदार इंसान वॉशरूम का दरवाजा खोल के चेंज करता है? फिर नकुल ने दरवाजे पर लगे लॉक को दिखाते हुए शिखा से कहा, ये जो चीज है ना, इसे लॉक कहते हैं और नॉर्मल लोग लॉक लगाकर अपने कपड़े चेंज करते हैं। तारांकन, आगे क्या होगा? क्या शिखा और नकुल यूं ही लड़ते रहेंगे? क्या वारुष इन दोनों की सुलह करवा देगा? क्या शिखा करेगी कोच विशाल से नकुल की कंप्लेंट? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH50 द व्यू पॉइंट कैफे। कॉलेज के चेंजिंग रूम के वॉशरूम का दरवाजा हल्का खुले होने की वजह से नकुल वॉशरूम के अंदर चला गया था, लेकिन वॉशरूम के अंदर पहले से ही शिखा मौजूद थी जो इस वक्त चेंज कर रही थी। शिखा के कानों में ईयरपॉड्स थे और वो म्यूजिक सुनते हुए चेंज कर रही थी और इसी वजह से उसे पता नहीं चला कि नकुल कब अंदर आ गया। अब इसी वजह से नकुल और शिखा के बीच में बहस होने लगी और वही वारुष साइड में खड़ा उन दोनों को बहस करते हुए देख रहा था। तभी शिखा ने नकुल की बात पर चिढ़ते हुए कहा, रुको, मैं अब तुम्हारी कंप्लेंट करने वाली हूँ।
एक तो तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं और दूसरा अब तुम लड़कियों को चेंज करते हुए देख रहे हो। नकुल ने भी जवाब में कहा, डरा रही है मुझे? किससे कंप्लेंट करेगी? हाँ। जब वारुष ने देखा कि इन दोनों की बहस कुछ ज्यादा बढ़ गई है तब उसने इन दोनों के बीच में आते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ तुम दोनों। वारुष की बात पर दोनों शांत तो हो गए थे लेकिन गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे। फिर वारुष ने नकुल की तरफ देखते हुए कहा, नकुल, तुझे नॉक करके अंदर जाना चाहिए था। इस पर नकुल कुछ कहने ही वाला था लेकिन वारुष ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहा। फिर वारुष ने शिखा की तरफ देखते हुए कहा, शिखा। नकुल ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसे लगा था कि दरवाजा खुला है तो अंदर कोई नहीं होगा और तुम्हें भी दरवाजा लॉक करके ही चेंज करना चाहिए था। दोनों ने अब वारुष की बात मान ली थी। फिर वारुष ने नकुल से कहा, जा अब फटाफट शॉवर लेके आ। ये सुनकर नकुल ने कहा, पहले इसे बोल के ये कोई कंप्लेंट नहीं करेगी। इस बात पर शिखा ने हंसते हुए कहा, क्यों डर गए? नकुल फिर से शिखा से कुछ बोलने वाला था लेकिन वारुष ने उसे शांत करते हुए वॉशरूम के अंदर धक्का दे दिया और कहा, अब तुम दोनों फिर मत शुरू हो जाना। नकुल अब वॉशरूम में शॉवर लेने लगा और वारुष ने अपनी टी शर्ट पहनते हुए शिखा से कहा, तुम ग्राउंड में दिखी नहीं, क्या तुमने भी किसी स्पोर्ट्स में पार्ट लिया है? शिखा का ध्यान इस वक्त वारुष की मस्क्यूलर बॉडी पर था। उसने खोई हुई आवाज में वारुष से कहा, हाँ। मेरा मतलब नहीं। नहीं, मेरा मतलब हाँ। शिखा के इस अटपटे जवाब पर वारुष पहले हंसने लगा, फिर उसने शिखा के चेहरे की तरफ चुटकी बजाते हुए कहा, क्या? मैं समझा नहीं। शिखा ने अब होश में आते हुए कहा, वो मैं चीयर लीडिंग कर रही हूँ और थोड़ी देर पहले ही कॉलेज आई थी। वारुष ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, आखिर हमें गेम में मोटिवेट करने के लिए भी तो कोई चाहिए। वारुष की बात पर शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं अब चलती हूँ, मेरी प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है। वारुष ने भी उसे मुस्कुराकर बाय कहा और चेंजिंग रूम में बैठकर अपना फोन चलाने लगा। कुछ ही देर में नकुल भी शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आ गया था और फिर वो दोनों अपने घर की तरफ निकलने लगे। शाम का वक्त द व्यू पॉइंट कैफे में युगम कैफे में बैठकर निधि का वेट कर रहा और वो नकुल के भेजे उस मैसेज की वजह से थोड़ा परेशान भी था। और उस मैसेज के बाद युगम को निधि से फेस टू फेस मिलने में थोड़ा अजीब भी लग रहा था। कैफे में बैठे बैठे युगम कभी दरवाजे की तरफ देखता तो कभी अपने टेबल पर रखे बुक को देखता। ये वही बुक थी जो निधि ने उसे पढ़ने के लिए दी थी। युगम इस नॉवल को पढ़कर निधि को इम्प्रेस करना चाहता था ताकि वो युगम से उस मैसेज के बारे में ना पूछे। वही निधि भी इस वक्त कैफे के दरवाजे से अंदर आ रही थी और इस वक्त वो किसी से फोन पर बात भी कर रही थी। निधि ने आज बेबी पिंक कलर की पफ स्लीव्स नी लेंथ ड्रेस पहनी थी और उसने अपने घुंघराले बालों की आज पोनी टेल बनाई थी और रुगले बहुत ही प्यारी लग रही थी। युगम ने बुक पढ़ते हुए फिर से दरवाजे की तरफ देखा तो उसे सामने से निधि आती दिखी और वो निधि को ही देखता रह गया। निधि ने भी फोन पर बात करते हुए ही दूर से ही अपना हाथ उठाते हुए युगम को हेलो कहा और उसकी टेबल के पास आने लगी। निधि के हेलो कहते ही युगम अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और निधि को ही देखने लगा। टेबल के पास पहुंचकर निधि ने अपना फोन कट कर दिया था और फिर उसने युगम से कहा, क्या हुआ? तुम खड़े क्यों हो गए? युगम को ये पता ही नहीं चला कि वो कब निधि को देखकर अपनी चेयर से खड़ा हो गया। फिर युगम ने अपने अगल बगल देखा और फिर मुस्कुराता हुआ अपनी चेयर पर बैठ गया। निधि भी अब युगम के सामने वाली चेयर पर बैठ गई और फिर उसकी नजर युगम के सामने रखी बुक पर गई, जिसे देखकर निधि ने युगम को हल्की स्माइल दी। निधि को मुस्कुराता देख युगम को थोड़ी शांति हुई कि निधि उससे नकुल के उस मैसेज की वजह से नाराज नहीं थी। निधि ने युगम से कहा, तो तुमने ये नॉवल पढ़ना शुरू कर दिया? युगम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ और क्या, आखिर तुमने ये नॉवल पढ़ने को दी थी, फिर क्यों ना पढ़ता। इस बात पर निधि ने एक हल्की स्माइल दी। फिर युगम ने अपने टेबल पर रखे मेन्यू को निधि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो क्यों ना पहले कुछ ऑर्डर कर लिया जाए। निधि ने भी मेन्यू को लिया और फिर उसे देखने लगी। इस बीच युगम नॉवल ही पढ़ रहा था। फिर युगम ने नजरें उठाते हुए देखा तो निधि सिर्फ मेन्यू को पकड़कर बैठी हुई थी और कुछ परेशान सी लग रही थी। दरअसल वो इस वक्त अमायरा के बारे में सोच रही थी और कैफे आते वक्त निधि को और किसी का नहीं बल्कि अमायरा का ही कॉल आया था। निधि अब अमायरा की इन हरकतों की वजह से थोड़ा परेशान हो गई थी, क्योंकि अमायरा उस लड़की के बारे में जानने के लिए पागल सी हो गई थी। पहले अमायरा ने निधि को कल शाम को कॉल करके उस लड़की के बारे में पूछा, फिर आज सुबह भी उसे मैसेज करके पूछा और अब कॉल करके पूछा। यहाँ युगम निधि का चेहरा देखकर सोचने लगा कि कहीं निधि नकुल के उस मैसेज की वजह से तो नहीं परेशान हो रही। फिर युगम ने निधि को आवाज लगाकर पुकारा, लेकिन निधि ने नहीं सुना। अब युगम ने निधि के हाथ को पकड़ते हुए उसे आवाज लगाई और इस बार निधि ने युगम की तरफ देखते हुए कहा, हाँ। युगम ने कहा, मैं तब से तुम्हें बुला रहा हूँ। क्या हुआ? क्या समझ नहीं आ रहा कि क्या ऑर्डर करे? या तुम्हें कैफे अच्छा नहीं लगा? तुम कहो तो हम कहीं और भी चल सकते हैं। युगम की बात पर निधि ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये कैफे काफी अच्छा है। वो मैं बस कुछ सोच रही थी। इस बात पर युगम ने निधि से पूछा, क्या सोच रही थी? निधि कुछ देर तक युगम का चेहरा देखती रही, फिर उसने अपने मन में कहा, मुझे युगम से पूछ लेना चाहिए, शायद वो मेरी परेशानी समझेगा। अपने मन में ये सोचने के बाद निधि ने युगम से कहा, युगम, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तारांकन। क्या इस बार निधि युगम से पूछ पाएगी उस लड़की का नाम? आखिर क्या करेगी अमायरा उस लड़की के बारे में जानकर? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब?
इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH51 छोटा बॉक्स। दोपहर का वक्त, वारुष के घर पर। संडे होने की वजह से यामिनी आज अपनी योगा ट्रेनिंग के लिए तत्वा योगशाला थोड़ा लेट जा रही थी। यामिनी की संडे को भी चिट्ठी नहीं हुआ थी, उसे पूरे हफ्ते ही योगा ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था। हाँ, लेकिन वो हफ्ते में अपने मन से किसी भी दिन छुट्टी ले सकती थी और इसलिए ज्यादातर वो उसी दिन छुट्टी लेती थी जिस दिन वारुष घर पर होता था। लेकिन बास्केटबॉल प्रैक्टिस की वजह से वारुष आज भी कॉलेज गया था और वो भी सुबह सुबह। इसलिए यामिनी ने आज भी योगा ट्रेनिंग के लिए जाने का सोचा। इस वक्त यामिनी अपने रूम में थी और ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी थी। वो इस वक्त शीशे में देखकर अपने लंबे घने बालों पर कंघी करते हुए शीशे में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। यामिनी शीशे में देखकर कभी अपने बालों को कंघी करती तो कभी अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए चेहरे को देखती। फिर यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ये योगा ट्रेनिंग देने का कुछ तो फायदा हुआ, मेरी त्वचा कितनी चमकने लगी है। फिर यामिनी ने अपने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर से एक लक्कड़ का छोटा सा बॉक्स निकाला। वो बॉक्स भी काफी पुराना सा लग रहा था और देखने में बिल्कुल उसी संदूक की तरह दिख रहा था जो यामिनी अपने बेड के नीचे रखती थी। फिर यामिनी ने उस छोटे बॉक्स को खोला और फिर अपना चेहरा बॉक्स के पास ले जाते हुए सूंघने लगी, जैसे बॉक्स में कुछ खुशबूदार चीज रखी हो। फिर यामिनी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वैसे सारा कमाल सिर्फ योगा करने का ही नहीं है। ये खुशबू हर बार पहले की तरह ही लगती है। बॉक्स में रखे चीज को सूंघते ही यामिनी बहुत तरोताजा महसूस करने लगी, मानो उसके चेहरे से सारी परेशानियां चुटकियों में गायब हो गई हो और उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल सफेद गुलाब की तरह खिलने लगा था। फिर यामिनी ने इस बॉक्स को बंद किया और वापस शीशे में देखकर कहने लगी, बस मुझे अब आपके जन्मदिन का इंतजार है। और फिर इतनी बात कहकर यामिनी शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। फिर यामिनी ने उस बॉक्स को वापस ड्रॉर में संभाल के रखा और फिर अयोगशाला जाने के लिए रेडी होने लगी। वहीं दूसरी तरफ द व्यू पॉइंट कैफे पर जब युगम ने निधि को परेशान होते हुए देखा तो उसने उसी वक्त निधि से पूछा कि आखिर वो क्या सोच रही है। निधि ने भी बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि इस बार वो युगम से इस लड़की के बारे में जरूर पूछेगी, वरना अमायरा उसे इसी तरह कॉल या मैसेज करके परेशान करती रहेगी। निधि ने युगम की तरफ देखते हुए कहा, युगम, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। युगम ने भी निधि की बात पर कहा, हाँ पूछो ना, इसमें इतना सोचना कैसा। अब थोड़ा हिचकिचाते हुए निधि ने कहा, वो मुझे उस लड़की के बारे में जानना था। युगम ने निधि की बात को दोहराते हुए ही कहा, किस लड़की के बारे में जानना है। निधि ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, जिसे वारुष पसंद करता है। ये बात सुनते ही युगम के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे लगा जैसे कॉलेज की बाकी लड़कियां वारुष पर फिदा थी, वैसे ही निधि भी उसे पसंद करने लगी थी। निधि की बात सुनकर युगम उदास हो गया था, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक युगम ने एक ही लड़की को पसंद किया था और उसके मुताबिक वो लड़की भी उसी के बेस्ट फ्रेंड को पसंद करती थी। अब युगम का उदास चेहरा देखकर निधि ने पूछा, क्या हुआ युगम, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया। युगम ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि सभी लड़कियों की तरह तुम भी वारुष को पसंद करती हो। ये बात सुनते ही निधि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसने युगम से कहा, नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं उस लड़की के बारे में अपने लिए नहीं पूछ रही, बल्कि अमायरा के लिए पूछ रही हूँ। निधि की ये बात सुनते ही युगम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो मुस्कुराते हुए निधि को ही देख रहा था। उसे निधि की ये बात तो सुनाई दे गई कि निधि वारुष को लेकर बाकी लड़कियों जैसे ख्याल नहीं रखती थी। लेकिन युगम ने निधि की इस बात पर गौर नहीं किया कि वो अमायरा के लिए उस लड़की के बारे में पूछ रही थी। अब युगम को भी इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर निधि को लगा कि वो खामखा ही इतना सब सोचकर परेशान हो रही थी। अगर वो डायरेक्टली आकर भी युगम से पूछती तो वो उसे बता देता। अब युगम और निधि एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा ही रहे थे कि तभी एकदम से युगम को निधि की वही बात ध्यान आने लगी जिस पर उसने कहा था कि वो अमायरा के लिए उस लड़की के बारे में जानना चाहती थी। अब युगम ने भी चौंकते हुए निधि से पूछा, अमायरा जानना चाहती थी, मगर क्यों। ये बात सुनकर निधि की बोएं आपस में जुड़ गई। निधि ने अपने मन में सोचा, युगम को सारी बात बता ही देती हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा। अपने मन की बात को सोचते हुए निधि ने कहा, युगम, तुम भी मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। युगम अब निधि की बातों को गौर से सुनने लगा। फिर निधि ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अमायरा वारुष को पसंद करती है। ये बात सुनते ही युगम को लगा कि वो ये बात तो पहले से ही जानता था, इसमें कोई नई बात नहीं थी। फिर निधि ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब से अमायरा को पता चला है कि वारुष किसी और लड़की को पसंद करता है, तब से वो उस लड़की के बारे में जानना चाहती थी ताकि वो वारुष से मूव ऑन कर सके। युगम ने अपने मन में सोचा कि निधि कितनी सीधी लड़की है कि उसे इस बात का पता ही नहीं चल रहा कि अमायरा उसकी दोस्ती का फायदा उठा रही और उससे साफ झूठ बोल रही है, क्योंकि युगम को भी ये बात पता थी कि अमायरा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। अब युगम ने बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, अरे सच तो ये है कि हमें भी नहीं पता कि वारुष किसे पसंद करता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो लड़की अमायरा तो बिल्कुल नहीं है। तारांकन, क्या निधि युगम की बातों का विश्वास करेगी। युगम ने निधि को उस लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया। आखिर ऐसा क्या था उस लक्कड़ के छोटे से बॉक्स में। यामिनी किसके जन्मदिन का इंतजार कर रही थी। आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब।
इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH52 पेडिक्योर। शाम का वक्त द व्यू पॉइंट कैफे पर आखिरकार निधि ने युगम से उस लड़की के बारे में पूछ ही लिया था जिसे वारुष पसंद करता था, और युगम ने भी निधि को उसके सवाल का जवाब दे दिया था, लेकिन उसने पूरी बात निधि को नहीं बताई थी क्योंकि उससे ये सवाल पूछने को अमायरा ने कहा था, और युगम ये नहीं चाहता था कि अमायरा को स्नेहा के बारे में अभी कुछ भी पता चले। युगम की बात पर अब निधि ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, अच्छा, भला ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें उस लड़की के बारे में नहीं पता जिसे वारुष पसंद करता है? आखिर तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, उसने जरूर तुम्हें बताया होगा, तुम मुझे बता नहीं रहे हो। अब युगम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अभी उसने हमसे पूरी बात शेयर नहीं की है। निधि अब शक भरी निगाहों से युगम को देखने लगी और निधि को ऐसा करते देख युगम ने कहा, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी अमायरा तुम्हें अपनी सारी बातें बताती है? युगम के इस सवाल पर निधि अब शांत हो गई और सोच में पड़ गई, और निधि को ऐसे सोचता देख युगम को थोड़ी राहत मिली कि वो निधि के इस सवाल से अब बच गया। अब युगम ने जल्दी से मेन्यू को आगे करते हुए निधि से कहा, अब सवाल जवाब हो गया हो तो कुछ ऑर्डर करे। वैसे इस कैफे की कोल्ड कॉफी बहुत फेमस है, क्या ट्राई करना चाहोगी? निधि ने भी अब हल्की मुस्कान के साथ मेन्यू को पकड़ते हुए कहा, अच्छा, क्या पहले भी यहाँ किसी लड़की के साथ डेट पर आए हो? ये बात सुनते ही युगम शर्माने लगा, क्योंकि अभी इनडायरेक्टली ही सही मगर निधि ने खुद से कहा था कि वो दोनों इस कैफे में डेट पर आए हैं। फिर उन दोनों ने ही अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लिया था और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस बीच निधि ने अमायरा को भी मैसेज कर दिया था कि युगम को उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वारुष ने युगम से उस लड़की के बारे में कुछ शेयर नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ अमायरा के घर पर इस वक्त अमायरा अपने रूम में आराम से इज़ेड चेयर पर बैठकर अपनी पर्सनल ब्यूटिशियन से पेडिक्योर करवा रही थी, और इस वक्त उसने अपने चेहरे पर फेस मास्क शीट भी लगाई हुई थी। तभी अमायरा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसे सुन वो झट से उठ गई। फिर उसने अपना फोन चेक किया तो उसे निधि का मैसेज आया था। अमायरा निधि का मैसेज देखकर पहले बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे लगा शायद निधि ने युगम से उस लड़की का नाम पता लगा लिया था। और जब अमायरा ने निधि का मैसेज ओपन किया तो मैसेज को पढ़कर अमायरा को गुस्सा आने लगा, और गुस्से में ही उसने अपने पैर को झटक दिया। अब अचानक अमायरा का पैर झटकने की वजह से उसकी पर्सनल ब्यूटिशियन डर गई, जिस वजह से पर्सनल ब्यूटिशियन के हाथ में पकड़े नेल फाइल से अमायरा के पैर पर हल्की खरोंच आ गई। वो खरोंच इतनी हल्की थी कि दिख भी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी अमायरा की पर्सनल ब्यूटिशियन इस बात से बहुत डर रही थी। अब खरोंच को देखकर चिल्लाते हुए अमायरा ने अपनी पर्सनल ब्यूटिशियन से कहा, इडियट, ये क्या किया तुमने? ठीक से काम करना भी नहीं आता क्या? पर्सनल ब्यूटिशियन ने अपनी नजरें नीची करते हुए और डरते हुए धीमी आवाज में कहा, सॉरी सॉरी बेबी, वो मुझसे गलती से हो गया। तभी अमायरा ने फिर से चिल्लाकर कहा, क्या सॉरी और गलती? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हारी नौकरी भी हमेशा के लिए जा सकती है। तुमने मेरा पूरा पैर खराब कर दिया। तभी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स से बैंडेज निकालते हुए पर्सनल ब्यूटिशियन ने अमायरा के पैर के पास बैठते हुए कहा, लाइए बेबी मैं बैंडेज लगा देती हूँ। तभी अमायरा ने अपना पैर हटाते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे पैरों को हाथ भी लगाने की कोई जरूरत नहीं समझी। नाउ गेट आउट फ्रॉम माई रूम यू इडियट। ये बात सुनते ही पर्सनल ब्यूटिशियन जल्दी से अमायरा के रूम से बाहर चली गई। अब अमायरा ने फिर से अपने फोन में आए निधि के उस मैसेज को देखा और कहा, जितना मैं समझती थी युगम तो उससे भी ज्यादा चालाक निकला। फिर अमायरा ने अपने बड़े से ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखते हुए अपने फेस मास्क शीट को निकालने लगी। फिर फेस मास्क शीट को निकालते हुए कहा, मुझे लगा था युगम मेरे पूछने पर तो मुझे कभी बताएगा नहीं, लेकिन अगर मैं निधि से उस लड़की के बारे उससे पूछने को कहूंगी तो शायद वो निधि को बता देगा। आफ्टर ऑल वो निधि का दीवाना जो है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि युगम वारुष का इतना वफादार होगा कि वो निधि को भी कुछ नहीं बताएगा। फिर अमायरा ने शीशे में अपने चेहरे को दोनों साइड से देखा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, और फिर उसने कहा, अब मुझे किसी और तरह से उस लड़की का पता लगाना होगा, और वो भी बहुत जल्द, ताकि मैं उस लड़की को हमेशा के लिए वारुष की लाइफ से अलग कर दूं, क्योंकि वारुष सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और ये कहकर अमायरा शीशे में ही खुद को देखकर मुस्कुराने लगी। फिर अमायरा ड्रेसिंग टेबल से एक क्रीम उठाकर अपने चेहरे पर लगाने लगी और चेहरे को मसाज करते हुए कुछ सोचने लगी। अब कुछ देर सोचने के बाद अमायरा ने एकदम से मसाज करना बंद कर दिया, और फिर उसने एकदम से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, मिल गया दूसरा आइडिया। तारांकन, आखिर अमायरा को दूसरा क्या आइडिया आया होगा? क्या युगम आगे कभी निधि को स्नेहा के बारे में बताएगा? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH53 मेहमान आने वाले हैं। शाम का वक्त, शाम की बास्केटबॉल प्रैक्टिस के बाद नकुल और वारुष कॉलेज से निकलकर पार्किंग की तरफ जा रहे थे। तभी नकुल ने वारुष से कहा, तूने सुबह उस नक्चरी की साइड क्यों ली थी? वारुष ने बाइक के स्टैंड को हटाते हुए कहता है, किस नक्चरी की साइड ली अब मैंने? नकुल ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, उस नक्चरी शिखा की बात कर रहा हूं मैं।
वारुष ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नक्चरी कहाँ है यार वो, हाँ थोड़ी डम जरूर है। अब नकुल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी नहीं पूरी ही डम है। फिर वारुष ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल तेरी तरह। और ये कहकर वारुष हंसने लगा और इशारे से नकुल को बाइक पर बैठने को कहा। नकुल भी चिढ़ते हुए बाइक पर बैठ गया। फिर वारुष ने हंसते हुए ही कहा, वैसे तुम दोनों की जोड़ी मस्त लगेगी, दोनों डम्प। और ये कहकर वारुष हंसते हुए बाइक चलाने लगा। नकुल ने भी अब झूठी हंसी हंसते हुए कहा, उस नक्चरी की और मेरी जोड़ी कभी नहीं, सपने में भी नहीं, शिखा मेरे टाइप की लड़की नहीं है। फिर वारुष ने पूछा, अच्छा तो क्या है तेरा टाइप, जरा हमें भी पता चले। अब नकुल ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे टाइप की तो वो ब्यूटी क्वीन अमायरा नेगी है। वारुष ने नकुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद वारुष ने नकुल से पूछा, अच्छा ये बता तेरी आज युगम से बात हुई? नकुल ने कहा, नहीं यार मेरी तो कोई बात नहीं हुई। सुबह प्रैक्टिस के लिए गए थे, फिर घर जाकर मैं सो गया था और अब शाम की प्रैक्टिस के बाद भी तेरे साथ हूँ। तो इस बीच तो मेरी कोई बात नहीं हुई। अब वारुष ने भी कहा, हाँ ऐसा ही कुछ मैंने भी किया। अच्छा तो एक काम कर, उसे फोन करके पूछ के वो कहाँ है, फिर हम साथ मिलकर कहीं कैफे चलते हैं। नकुल भी वारुष की बात पर हामी भरते हुए युगम को कॉल मिलाने लगा, लेकिन युगम ने उसका कॉल नहीं उठाया। नकुल ने एक बार फिर से उसे कॉल लगाया, लेकिन इस बार भी युगम ने कॉल नहीं उठाया। फिर नकुल ने वारुष से कहा, यार अपना ये पढ़ाकू तो फोन ही नहीं उठा रहा। वारुष ने कहा, अच्छा लगता है घर के किसी काम में बिजी होगा। चल कोई नहीं, हम दोनों ही चलते हैं किसी कैफे। ये कहते हुए वारुष और नकुल ऋषिकेश की सड़कों पर अपनी बाइक घुमाते हुए कैफे वाली जगह की तरफ जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ राजीव रावत के घर पर राजीव रावत आज तत्वा आयोगशाला से दोपहर को ही घर आ गए थे और इस वक्त वो अपने घर की साफ सफाई और घर के फर्नीचर की सेटिंग चेंज करवा रहे थे। तभी राजीव ने बैट को खिसका रहे आदमी से कहा, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, इस बैट को स्विच बोर्ड के थोड़ा पास रखो। फिर वो रूम के चारों ओर अपनी नजरें फेराते हुए देखने लगे और फिर उन्होंने ड्रेसिंग टेबल को खिसका रहे आदमी से कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ड्रेसिंग टेबल को खिड़की के सामने रखोगे तो खिड़की से आती धूप की रोशनी सीधे शीशे पर पड़ेगी, तो कोई इसमें अपना चेहरा कैसे देख पाएगा? फिर ये रूम सेट करवाने के बाद राजीव नीचे हॉल की तरफ जाकर बाकी की साफ सफाई देखने लगे। तभी उनके नौकर तुलसीदास जी किचन से निकालते हुए आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए राजीव से पूछा, सिर जी क्या बाहर से कोई मेहमान घर पर आने वाले हैं? तुलसीदास जी की उम्र लगभग 60 साल के करीब होगी और राजीव ने उन्हें हमेशा अपने पिता समान देखा था। तुलसीदास जी भी राजीव को अपने बेटे की तरह ही देखते थे और उनका ख्याल रखते थे। तुलसीदास जी खाना बहुत अच्छा बनाते थे और राजीव ने भी उन्हीं से खाना बनना सीखा था। लेकिन कुछ महीने पहले तुलसीदास जी किसी काम की वजह से अपने गांव चले गए थे, इसीलिए राजीव अकेले ही अपने घर पर रह रहे थे। अब तुलसीदास जी के सवाल का जवाब देते हुए राजीव ने कहा, मेहमान नहीं तुलसी जी, मेरी भांजी आ रही है। ये बात सुनते ही खुशी से चौंकते हुए तुलसीदास जी ने कहा, क्या छोटी बिटिया आ रही है? इतने सालों बाद, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं अभी उनकी पसंद का सारा खाना बना देता हूँ। तभी मुस्कुराते हुए राजीव ने तुलसीदास जी को रोकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं तुलसी जी, वो आज नहीं आ रही, एक हफ्ते बाद आएगी, वो भी अपनी माँ के साथ। तुलसीदास जी ने कहा, अच्छा अच्छा, रेशमा मैडम भी आ रही हैं। राजीव ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर तुलसीदास जी ने भी कहा, फिर तो अभी बहुत सी तैयारियां करनी है, आखिर छोटी बिटिया इतने सालों बाद जो यहाँ आ रही है। राजीव ने शादी नहीं की थी और उन्हें एक जीवन साथी के साथ साथ अपनी औलाद की भी कमी महसूस होती थी। इसलिए उन्होंने अपनी भांजी को हमेशा अपनी बेटी माना था और बेटी की तरह ही प्यार भी करते थे। फिर तुलसीदास जी ने राजीव को देखते हुए कहा, अच्छा सिर जी, मैं छोटी बिटिया का कमरा देखकर आता हूँ, देखता हूँ कि उन्होंने ठीक से जचाया भी है कि नहीं। फिर तुलसीदास जी धीरे धीरे चलते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगे। राजीव भी उन्हें जाते देखकर हंस रहे थे, क्योंकि उनके साथ साथ तुलसीदास जी भी आज बहुत खुश थे। तारांकन, आखिर कौन थी राजीव रावत की भांजी? क्यों राजीव की बहन रेशमा और उनकी भांजी इतने सालों तक राजीव से मिलने नहीं आई थी? क्यों युगम नकुल का कॉल नहीं उठा रहा था? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH54 रॉक पेपर सीजर। द व्यू पॉइंट कैफे पर सूरज ढल चुका था और युगम और निधि अभी भी द व्यू पॉइंट कैफे में बैठकर खाना खाते हुए अपने बचपन की बातें कर रहे थे। इस बीच युगम का फोन बजने लगा। युगम ने जैसे ही फोन चेक किया तो उसे नकुल कॉल कर रहा था। फिर युगम ने अपने मन में कहा, नकुल का फोन, ये नकुल तो सच में मेरी लव लाइफ का शनि है। ये कहकर युगम ने कॉल नहीं उठाया और वापस निधि से बात करने लगा, लेकिन नकुल का कॉल फिर से आने लगा। अब युगम ने इस बार कॉल देखकर अपने फोन को साइलेंट पर ही कर दिया। तभी निधि ने कॉफी पीते हुए कहा, क्या हुआ? किसका कॉल था? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का था क्या? निधि की ये बात सुनकर युगम ने कहा, नहीं नहीं, नकुल का कॉल था। फिर निधि ने कहा, तो कॉल उठाया क्यों नहीं? युगम ने कहा, इसकी तो आदत है बेवजह कॉल करने की, अभी भी इसलिए ही कर रहा होगा। फिर निधि ने कहा, क्या पता कुछ जरूरी बात करनी हो। युगम ने कहा, कुछ जरूरी नहीं है, अगर कुछ होगा भी तो वो वारुष को बता देगा।
अब युगम की बात सुनकर निधि वापस अपना खाना खाने लगी। तभी फ्लर्टिंग अंदाज से युगम ने निधि को देखते हुए कहा, वैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनते ही निधि खाते खाते रुक गई और युगम की तरफ देखने लगी, और फिर दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। और कैफे में इस वक्त एक रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था, जिसे सुनकर निधि और युगम एक दूसरे की आंखों में खो गए। वहीं दूसरी तरफ नकुल और वारुष भी एक कैफे की तरफ आकर अपनी बाइक पार्क करने लगे। फिर नकुल ने बाइक से उतरते हुए वारुष से कहा, यार हम कैफे आ तो गए, लेकिन हमने पहना क्या हुआ है ये तो देख। वारुष ने बाइक स्टैंड पर लगाते हुए कहा, क्यों, अब इन कपड़ों में क्या खराबी है। नकुल ने अपने हाथों को अपनी और वारुष की तरफ दिखाते हुए कहा, अरे हमने स्पोर्ट्स आउटफिट पहने हुए हैं यार, और शॉवर लेकर भी नहीं आए। नकुल को अपने लुक्स की बहुत चिंता रहती थी और किस जगह क्या पहनना है, इस बात का भी वो बहुत ख्याल रखता था। लेकिन वारुष इन सब बातों को नहीं मानता था। फिर वारुष ने नकुल की तरफ देखते हुए कहा, तो स्पोर्ट्स आउटफिट पहने हैं तो क्या ये लोग हमें घुसने नहीं देंगे कैफे में। नकुल ने अपने कंधों को उचकते हुए कहा, शायद नहीं। तभी वारुष ने नकुल के कंधों पर हाथ रखते हुए गंभीर होकर कहा, ये हमें कैफे के अंदर सिर्फ एक ही वजह से नहीं जाने देंगे। नकुल ने पूछा, किस वजह से। वारुष ने कहा, अगर हम बिना कपड़ों के अंदर जाते हैं तो। और ये कहकर वारुष हंसने लगा। वारुष की बात पर अब नकुल भी हंसने लगा। फिर वारुष ने नकुल के गले में अपना हाथ डालते हुए कहा, और हमने कपड़े पहने हुए हैं तो इसलिए डर मत और चल अब अंदर। फिर दोनों ही कैफे के अंदर चले गए। अब टेबल पर बैठने से पहले दोनों वॉशरूम जाकर फेस वॉश करने लगे थे, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान उन्हें बहुत पसीना आया था और वो शाम को कॉलेज से शॉवर लेकर भी नहीं आए थे। फेस वॉश करते हुए नकुल के दिमाग में कुछ सूझा और फिर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाते हुए उसने वारुष से कहा, ओए वारुष, सुनना, क्यों ना हम पहले की ही तरह वो करें जो ज्यादातर हम कैफे में आकर किया करते थे। वारुष ने अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, नहीं यार मन नहीं है, मुझे बस भूख लगी है इस वक्त। फिर नकुल ने वारुष को मनाते हुए कहा, अरे चल ना यार, कितने टाइम से हमने ऐसा नहीं किया, मजा आएगा, चल ना। वारुष ने माना करते हुए ही कहा, यार नकुल, मुझे नहीं लगता आज ऐसा हो पाएगा, मेरी शक्ल ठीक नहीं लग रही आज और ना ही कपड़े उस तरह से पहने हैं। नकुल ने कहा, वाह, अब क्यों कपड़ों की टेंशन होने लगी भाई, पहले तो बड़ा बोल रहा था। अरे चलना, कुछ नहीं होगा, कितने दिनों से नहीं किया यार, और हम कैफे भी इतने टाइम बाद आए हैं। वारुष का मन नहीं था और उसके चेहरे से भी ये साफ दिख रहा था। फिर नकुल ने वारुष का चेहरा देखते हुआ कहा, अच्छा चल, ना तेरा ना मेरा अब रॉक पेपर सिजर डिसाइड करेगा कि हम ऐसा करें या नहीं। ना चाहते हुए अब वारुष को नकुल की बात माननी ही पड़ी। फिर दोनों ने रॉक पेपर सिजर गेम शुरू किया, जिसमें नकुल जीत गया। और अब नकुल उछलते हुए वारुष के ऊपर चढ़ गया और कहा, मैं जीता, अब तो तुझे करना ही पड़ेगा। वारुष ने भी अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है चल। फिर दोनों वॉशरूम से बाहर आ गए और एक टेबल पर जाकर बैठ गए। फिर उन दोनों ने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया और फिर एक दूसरे से बात करने लगे। बात करते हुए नकुल ने पूछा, वैसे ये बात तो तूने मुझे बताई ही नहीं। वारुष ने पूछा, कौन सी बात। नकुल ने कहा, यही कि तू इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैच के लिए मान कैस ए गया, क्योंकि पहले तो तू मना कर रहा था। नकुल का सवाल सुनकर वारुष पहले तो खामोश बैठा रहा, फिर कुछ सोचते हुए अचानक मुस्कुराने लगा और फिर कहा, इस उम्मीद में कि मैं उस लड़की से फिर से मिलूंगा। अब नकुल ने वारुष को चढ़ते हुए कहा, लगता है मेरा दोस्त सच्चे प्यार में पड़ गया है, तभी तो उस लड़की के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। नकुल ने बात पर वारुष मुस्कुराने लगा। फिर कुछ देर बाद नकुल ने कहा, अच्छा, अगर स्पोर्ट्स के दौरान वो लड़की यहाँ नहीं आई तो। अब वारुष ने नकुल को घूरते हुए कहा, अबे कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया कर, युगम तेरे बारे में ठीक ही बोलता है। नकुल ने भी वारुष से कहा, क्या बोलता है युगम मेरे बारे में। ये कहते हुए नकुल की नजर एक टेबल पर पड़ी और वहां देखते ही नकुल हैरान रह गया। तारांकन, आखिर नकुल ने ऐसा क्या देखा जिससे देखकर वो हैरान रह गया। वारुष और नकुल किस लड़की की बात कर रहे थे। नकुल कैफे में वारुष से क्या करवाना चाहता था। आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब। इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH55 लॉक्ड। शाम का वक्त, वारुष के घर पर। शाम की बास्केटबॉल मैच प्रैक्टिस के लिए वारुष के निकल जाने के बाद यामिनी भी अब फ्रेश होने चली गई, क्योंकि वो कुछ देर पहले ही तत्वा योगशाला से आई थी। अब फ्रेश होने के बाद यामिनी ने किचन में जाकर अपने लिए जल्दी से वेजिटेबल सलाद बनाया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना फोन चलाते हुए वेजिटेबल सलाद खाने लगी। यामिनी घर पर और बाहर ज्यादातर कुर्ती पहनती थी या फिर योगा सूट, और बिंदी सिंदूर कुछ भी नहीं लगाती थी। यहाँ तक कि चूड़ियां, पायल, कान की बाली ये सब भी नहीं पहनती थी। हाँ, अगर कभी कोई त्योहार हो या कोई फंक्शन तो हल्के फुल्के जेवर पहन लिया करती थी। लेकिन वो अपने गले में एक लॉकेट पहनकर हमेशा रखती थी, जो वो कभी भी अपने गले से नहीं निकालती थी। वो लॉकेट सोने का था, जिसका डिजाइन बहुत ही पुराने जमाने का था, और यामिनी ने वो लॉकेट सोने की चैन में डालकर पहना हुआ था। उस लॉकेट का साइज एक सिक्के के जितना था और दोनों तरफ से वो लॉकेट उभरा हुआ था। वारुष के पूछने पर यामिनी हमेशा ये कहती थी कि ये लॉकेट उन्हें उनकी माँ ने दिया था, इसलिए वो इस लॉकेट को कभी भी अपने गले से नहीं निकालती थी, क्योंकि ये उनकी माँ की आखिरी निशानी थी। यामिनी इस वक्त अपने फोन में नक्षत्र से जुड़ी कुछ वीडियोस देख रही थी और साथ ही साथ अपना वेजिटेबल सलाद भी खा रही थी।
यामिनी सलाद खाते हुए बड़े ही गौर से उस वीडियो को देख रही थी। फिर वो अपने लॉफ्ट पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे बहुत ही बेसब्री से आपके जन्मदिन का इंतजार था। आखिरकार कुछ ही दिनों में वो आने वाला है। ये कहते हुए यामिनी मुस्कुराने लगी और यामिनी ने फिर से खुद से कहा, मुझे सारी तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए, अगर ये समय हाथ से निकल गया तो। यामिनी इतना कहकर किसी सोच में पड़ गई। फिर अपने ख्याल से बाहर आते हुए यामिनी ने फिर से कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कहकर यामिनी अपने रूम की तरफ चली गई। फिर अपने रूम से एक झोले के साथ बाहर आई और फिर घर से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ कैफे में नकुल और वारुष कैफे में आकर अपना ऑर्डर देने के बाद एक दूसरे से बात कर रहे थे। और इस वक्त कैफे में बैठे लोगों में से जिसकी भी नजर वारुष पर पड़ती तो वो बस उसे देखते ही रह जाते। पूरे कैफे में वारुष अपनी हाइट और लुक्स की वजह से अलग से ही दिखाई दे रहा था और सभी की नजरों में आ रहा था। नकुल और वारुष युगम के बारे में कुछ बात कर ही रहे थे कि तभी नकुल की नजर अपने सामने से 2 टेबल छोड़कर तीसरे टेबल पर गई, जहां एक कपल बहुत देर से एक दूसरे को देख रहे थे और ये देखकर नकुल चौंक गया। और फिर उसने उसी वक्त वारुष के हाथ पर मारते हुए कहा, वारुष वो देख, वो लड़का युगम की तरह दिख रहा है ना। दूर से नकुल साफ पहचान नहीं पा रहा था कि वो लड़का युगम ही है या कोई उसी के जैसे दिखना वाला लड़का। तभी वारुष ने पीछे पलटकर देखा और लंबी हाइट होने की वजह से उसने एक बारी में देख लिया था कि तीसरे टेबल पर और कोई नहीं बल्कि युगम और निधि ही बैठे थे। तभी वारुष ने नकुल से कहा, अबे वो युगम जैसा लड़का नहीं, युगम ही है। लगता है तुझे भी युगम की तरह स्पेक्स लगाने की जरूरत है। ये सुनते ही नकुल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा बेटा, मेरा फोन काटकर यहाँ आशिकी कर रहा है, रुक अभी बताता हूँ इसको। तभी वारुष ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और कहा, कहाँ जा रहा है, यहीं बैठ चुपचाप और जो इतना सब ऑर्डर किया है वो पहले खा। ये सुनकर नकुल वापस अपनी जगह पर बैठ गया और मुंह बनाते हुए कहा, जरा देख तो दोनों एक दूसरे की आंखों में कैसे घुसे हुए हैं। ये देखकर खाते हुए ही वारुष ने कहा, अच्छा तो फिर तुझे क्यों जलन हो रही है। अब नकुल ने भी गुस्से में पिज्जा अपने मुंह में ठूंसते हुए कहा, क्यों ना जालू यार, युगम की लव स्टोरी शुरू हो गई और तेरी शुरू होने वाली है और अब बचा कौन, मैं। अब मेरी लव स्टोरी कब शुरू होगी। नकुल की आधी बात तो वारुष को समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि पिज्जा से नकुल का मुंह पूरी तरह भरा हुआ था। यहाँ दूर से ही युगम ने भी वारुष को देख लिया था और पहचान भी लिया था क्योंकि पूरे ऋषिकेश में इतनी लंबी हाइट सिर्फ वारुष की ही थी। फिर युगम ने कहा, वारुष यहाँ, अगर वारुष यहाँ है तो उसके साथ जरूर नकुल भी यहाँ आया होगा। पूरे ऋषिकेश में इन दोनों को यही कैफे मिला था। तभी निधि ने भी युगम को देखते हुए कहा, क्या हुआ युगम, ये तुम उस तरफ क्या देख रहे हो। ये कहकर अब निधि भी पीछे मुड़कर उसी ओर देखने लगी और उसने भी वारुष को पहचान लिया था। फिर उसने युगम से कहा, अरे ये तो वारुष है ना, और उसके साथ में शायद नकुल है, ये दोनों भी यहाँ आए हैं। क्या बात है, चलो ना इन दोनों से मिलकर आते हैं। ये सुनते ही युगम का मुंह उतर गया और उसने अपने मन में कहा, बस इसी की कमी थी अब। फिर युगम ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो मिल लो इन दोनों से भी। फिर युगम और निधि वारुष और नकुल की टेबल की तरफ जाने लगे। नकुल इस वक्त भी पिज्जा मुंह में ठूंसते हुए ही खा रहा था क्योंकि एक तो उसे भूख लगी थी और दूसरा उसकी लव लाइफ ना होने कारण उसे स्ट्रेस भी था। तारांकन, आगे क्या होगा। क्या निधि अब खुद वारुष से उस लड़की के बारे में पूछ लेगी। क्या नकुल इस बार भी युगम की डेट कर देगा खराब। आखिर यामिनी को वो लॉफ्ट किसने दिया था। किसके जन्मदिन की बात कर रही थी यामिनी, और क्या तैयारियां करनी थी उन्हें। आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब। इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH56 रात की सैर। रात का वक्त, राजीव रावत और तुलसीदास जी रात को सैर के लिए निकले थे। वो लक्ष्मण झूले की तरफ जा रहे थे। तभी तुलसीदास जी ने अपनी छड़ी के सहारे चलते हुए राजीव से कहा, सिर जी, मैं कुछ महीनों के लिए गांव क्या चला गया, ये ऋषिकेश तो पूरा बदल सा गया, यहाँ तक कि यहाँ की हवाएं भी बदल गई। राजीव ने तुलसीदास जी को सहारा देते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तुलसी जी, कुछ भी नहीं बदला। आप ऋषिकेश को जैसा छोड़कर गए थे ये वैसा ही है। आप इतने महीनों बाद आए हैं ना, बस इसलिए आपको अलग लग रहा होगा। तभी कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स तुलसीदास जी के सामने से गुजरे। उन फॉरेन ट्रैवल्स को देखकर तुलसीदास जी ने कहा, विदेशी पर्यटकों का भी आना काफी बढ़ गया है यहाँ। तभी राजीव ने कहा, बिल्कुल, लगता है आप तत्व आयोगशाला गए नहीं आज, वरना आप देखते कि हमारे तत्व आयोगशाला में भी कितने विदेशियों ने एडमिशन लिया है। राजीव की ये बात सुनकर तुलसीदास जी खुश होकर मुस्कुराने लगे। तभी लक्ष्मण झूला पार करने के बाद राजीव और तुलसीदास जी एक टपरी से चाय लेकर गंगा किनारे बैठने के लिए जाने लगे। वो जैसे ही गंगा किनारे जाने लगे तो उन्हें काला कुर्ता पहने एक औरत दिखी जिसके लंबे घने बाल खुले हुए थे, और इस वक्त वो गंगा किनारे से उठ रही थी और उसके हाथ में एक काले रंग का झोला भी था। यहाँ तुलसीदास जी उस औरत को खुले बालों में देखकर घबरा गए और राजीव भी अपनी नजरें तेज करते हुए देखने लगे कि आखिर ये औरत कौन है, और इस वक्त अंधेरे में वो भी अकेले क्या कर रही है। तभी राजीव उस औरत की तरफ जाने लगे और यहाँ घबराते हुए तुलसीदास जी ने राजीव से कहा, रहने दीजिए सिर जी, वहां मत जाए, हम कहीं और बैठ जाते हैं।
तभी काला कुर्ता पहने वो औरत भी अब राजीव के पास आने लगी। यहाँ तुलसीदास जी घबराहट के मारे जोर जोर से सांस ले रहे थे। और जैसे ही वो औरत राजीव के पास आई तभी राजीव ने हैरानी से कहा, यामिनी तुम। यामिनी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अरे राजीव आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। जहाँ राजीव इस वक्त खड़े थे वहां से हल्की रोशनी आ रही थी और उसी रोशनी में राजीव ने यामिनी का चेहरा देखा था। और जहाँ यामिनी बैठी थी वहां बिल्कुल अंधेरा था और यामिनी के काले कपड़े पहनने की वजह से कोई दूर से उन्हें पहचान नहीं पाता। तभी यामिनी के सवाल पर राजीव ने कहा, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, वो भी अकेले। यामिनी ने अपने बालों को बांधते हुए कहा, मैं कुछ सामान लेने के लिए मार्केट आई थी, फिर सोचा कुछ देर गंगा घाट ही बैठ जाऊं। फिर यामिनी ने गंगा किनारे दिखते हुए कहा, यहाँ बैठकर बहुत सुकून मिलता है मुझे। राजीव सिर्फ यामिनी की बातों को सुन रहे थे और उनके खूबसूरत चेहरे को देख रहे थे। तभी यामिनी की नजर राजीव के पीछे खड़े तुलसीदास जी पर गई। फिर यामिनी ने उन्हें पहचानते हुए कहा, अरे ये तो तुलसीदास जी है ना। तभी तुलसीदास जी भी यामिनी की तरफ आने लगे और फिर उन्होंने कहा, हाँ यामिनी मैडम मैं ही हूँ। फिर मुस्कुराते हुए यामिनी ने कहा, कैसे हैं आप तुलसीदास जी, काफी दिनों बाद दिखे। तुलसीदास जी की नजर इस वक्त यामिनी के बालों पर थी और उनकी कुर्ती पर भी, और फिर उन्होंने यामिनी का चेहरा देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ यामिनी मैडम, आप बताइए कि आप कैसी हैं, और ये आपके बाल और कुर्ती कैसे भीग गई। ये सुनकर अब राजीव का ध्यान भी यामिनी के गीले बालों पर और गिली कुर्ती पर गया। फिर राजीव ने भी चिंता जताते हुए पूछा, हाँ यामिनी तुम भीग कैसे गई। यामिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो आज हवा बहुत तेज चल रही थी ना और मैं गंगा के बिल्कुल किनारे बैठी थी, तो हवा से पानी के छींटे और पानी के बहाव की वजह से भीग गए होंगे। इस बात पर तुलसीदास जी ने कुछ नहीं कहा, मगर राजीव ने अपनी चाय का कुल्हड़ आगे करते हुए कहा, ये लो तुम चाय पी लो, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। इस बात पर यामिनी कुछ कहती कि इससे पहले ही तुलसीदास जी ने कहा, हाँ मैडम देखिए भीगने की वजह से आपकी आंखें भी लाल होने लगी। ये सुनते ही यामिनी ने चौंकते हुए अपने आंखों पर हाथ फेरा और राजीव के हाथों से चाय का कुल्हड़ लेते हुए कहा, थैंक यू राजीव, अब मुझे चलना चाहिए। ये सुनकर राजीव ने कहा, अरे थोड़ी देर रुको ना, हम भी तो अभी आए हैं, फिर हमारे साथ ही चल लेना। तभी यामिनी ने कहा, नहीं राजीव, मैं पहले ही काफी देर से यहाँ बैठी हूँ और वारुष भी घर पर अकेले होंगे, तो अब मुझे चलना चाहिए। और ये कहकर यामिनी वहां से चली गई। राजीव यामिनी को जाते हुए ही देख रहे थे कि तभी तुलसीदास जी ने कहा, यामिनी मैडम वही है ना जिन का बेटा बिल्कुल अंग्रेज जैसा दिखता है। तुलसीदास जी की बात सुनकर राजीव को हंसी आ गई। फिर उन्होंने कहा, हाँ यामिनी वही है और उनके बेटे का नाम वारुष है। फिर तुलसीदास जी ने अपनी चाय की कुल्हड़ को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए सिर। राजीव ने चाय के कुल्हड़ को देख के कहा, नहीं तुलसी जी, आप ये चाय पीजिए। फिर तुलसीदास जी ने कहा, लेकिन सिर जी आपने अपनी चाय तो यामिनी मैडम को दे दी, फिर आप क्या पेंगे। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वो चाय मैं पीऊं या यामिनी, एक ही बात है। ये बात सुनकर तुलसीदास जी राजीव को हैरानी से देखने लगे। तारांकन, आखिर इतनी रात में क्या कर रही थी यामिनी गंगा घाट पर, और कैसे भीग गई थी यामिनी। आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब। इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH57 इसके पीछे एक मजेदार कहानी है। राजीव और तुलसीदास जी से मिलने के बाद यामिनी गंगा घाट से निकलकर सीधे अपने घर की तरफ चली गई थी और जैसे ही वो ताला खोलने के लिए घर के दरवाजे की तरफ पहुंची तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ताला नहीं था। फिर यामिनी ने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा अंदर से बंद था। फिर यामिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो वारुष की बाइक घर के स्टैंड पर खड़ी थी। ये देखकर यामिनी ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, लगता है शोना बास्केटबॉल प्रैक्टिस से आ गए। फिर यामिनी दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन ना तो अंदर से वारुष ने दरवाजा खोला और ना ही उसने कोई आवाज लगाई। यामिनी ने अब जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और अब वो वारुष को आवाज भी लगाने लगी थी, लेकिन वारुष ने अभी दरवाजा नहीं खोला था। फिर अब यामिनी वारुष के लिए परेशान होने लगी थी, क्योंकि ना तो वारुष दरवाजा खोल रहा था और ना ही उनकी आवाज सुनकर कोई जवाब दे रहा था। यामिनी अब और जोर से दरवाजा पीटने लगी। तभी वारुष एकदम से अपने रूम से बाहर आया और इस वक्त वो सिर्फ अपने पजामे में था और टॉवल से अपने सुनहरे बालों को सूखा रहा था। वारुष ने टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए और दरवाजे की तरफ जाते हुए आवाज लगाकर कहा, अरे आ रहा हूँ, एक मिनट। वारुष ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने उसकी माँ यामिनी खड़ी थी। अब यामिनी को देखकर वारुष ने कहा, मम्मी आप कहाँ थी, मैं नहाकर आपको ही कॉल करने वाला था। वारुष को इस तरह शर्टलेस देखकर यामिनी ने पहले अपनी नजरें बाहर की तरफ देखकर यहाँ वहां घुमाए और फिर वारुष को घर के अंदर की तरफ धकेलते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। और फिर यामिनी ने डांटते हुए वारुष से कहा, शोना, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप बिना कपड़ों के ऐसे बाहर मत घुमा करो। वारुष ने अब टॉवल को गले में लटकाते हुए कहा, मम्मी मैं कहाँ बिना कपड़ों के हूँ, और मैंने सिर्फ टी शर्ट ही तो नहीं पहनी, क्योंकि अभी नहा कर ही निकला था और बाहर थोड़ी घूम रहा हूँ, घर के अंदर ही तो हूँ। यामिनी ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप इस तरह बिना टी शर्ट के भी नहीं घूमेंगे। बस आस पड़ोस की लड़कियां और यहाँ तक कि औरतें भी आप पर अपनी नजरें गड़ाए रहती हैं।
यामिनी ने इतना कहा ही था कि वारुष ने यामिनी को पीछे से गले लगाते हुए कहा, मम्मी, आप मेरी कितनी फिक्र करती हैं, और आपको क्या लगता है मुझे उनकी नजर लग जाएगी? अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है, आप ही की वजह से मैं ऐसा हूँ। आखिर आपके लुक्स ही तो मुझ में आए हैं, आप हो ही इतनी सुंदर। वारुष के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर यामिनी मुस्कुराने लगी। फिर यामिनी ने वारुष के हाथ पर प्यार से मारते हुए कहा, हाँ ठीक है, अब जाए और टी शर्ट पहन के आए, मैं तब तक खाना बना देती हूँ। अब वारुष ने यामिनी से अलग हटते हुए कहा, मम्मी खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, आज मैं खाना बाहर से खाकर आया हूँ। और आपको अपने लिए भी बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं आपके लिए भी पैक करवा के लाया हूँ। ये कहते हुए वारुष डाइनिंग टेबल की तरफ अपनी उंगली दिखाने लगा। अब यामिनी डाइनिंग टेबल की तरफ देखकर थोड़ा चौंक गई क्योंकि टेबल पर खाने के 2-3 पैकेट्स रखे हुए थे। यामिनी ने अब डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए कहा, इतना सारा खाना? ये सुनकर वारुष ने बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है, अभी आकर सुनाता हूँ। ये कहकर वारुष टी शर्ट पहनने के लिए अपने कमरे में चला गया और यामिनी भी झोले को रखने के लिए अपने कमरे में चली गई। फिर यामिनी अपने रूम से बाहर आकर खाने के पैकेट्स को देखने लगी। पैकेट्स के ऊपर द व्यू पॉइंट कैफे की ब्रांडिंग की हुई थी। फिर यामिनी पैकेट से खाने के बॉक्स निकालने लगी और बॉक्स के खुलते ही खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। वारुष भी अब अपने रूम से बाहर आ गया था और डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठने लगा। तभी यामिनी ने खाने के बॉक्स को अपने चेहरे के पास करते हुए और अपनी आंखों को बड़ी करके मुस्कुराते हुए कहने लगी, ठंडा होने के बावजूद इस खाने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर वारुष ने कहा, मम्मी आप खाना गर्म तो कीजिए, फिर और भी अच्छी खुशबू आएगी। यामिनी ने अब खाने के बॉक्स को किचन में ले जाते हुए वारुष से कहा, शोना मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप मुझे मम्मी मत कहा करो, मुझे दोस्त की तरह समझा करो, मेरे नाम से बुलाया करो। तभी वारुष ने बात को पलटते हुए कहा, अरे आप ये बात छोड़ो ना और ये तो पूछो कि इतना सारा खाना मैं लेकर कैसे आया। यामिनी ने खाना गर्म करते हुए ही पूछा, बताइए आप इतना सारा खाना कैसे से लाए। तभी वारुष चेयर पर जम के बैठ गया जैसे कुछ रोमांचक बात बताने वाला हो और फिर यामिनी को देखकर कहा, जब युगम में और नकुल हम तीनों साथ में होते हैं और जब कभी भी हमें कैफे जाना होता है हम तभी ऐसा कुछ करते हैं। वैसे इस बार मेरा ऐसा कुछ करने का मन नहीं था लेकिन नकुल की जिद की वजह से मैंने ऐसा किया। यामिनी ने भी अब खाना गर्म कर लिया था और फिर वो खाना लेकर वारुष के साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी। फिर खाने का एक बाइट लेकर यामिनी ने स्वाद लेते हुए कहा, मम्मम, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, शोना आप भी थोड़ा सा खाए ना। तभी वारुष ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं खा के आया हूं और ये आपके लिए है। अरे आप आगे सुनिए ना। तारांकन, क्या है आगे की कहानी? नकुल की जिद की वजह से वारुष ने ऐसा क्या किया था? कैफे में जाकर वारुष, युगम और नकुल क्या किया करते थे? आखिर क्यों यामिनी को वारुष की इतनी फिक्र हुआ करती थी? क्यों यामिनी वारुष को मम्मी कहने से मना करती थी और उन्हें उनके नाम से बुलाने के लिए कहती थी? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH58 रेशमा का कॉल। रात का वक्त, राजीव के घर पर। रात की सैर के बाद राजीव रावत और तुलसीदास जी गंगा घाट पर जाकर कुछ देर सुकून से बैठकर बातें करते हैं और फिर कुछ देर बैठकर वो दोनों वापस अपने घर की तरफ चले गए। घर जाकर तुलसीदास जी राजीव से विदा लेकर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए थे। बुजुर्ग होने की वजह से तुलसीदास जी जल्दी सोने चले गए थे और राजीव ने अपने घर में ही उन्हें रहने के लिए एक कमरा भी दिया हुआ था। राजीव भी अब अपने कमरे की तरफ चले गए और कमरे में जाकर अपने बिस्तर को ठीक करने लगे। फिर कुछ सोचते हुए वो अपने बालकनी के दरवाजे की तरफ गए। बालकनी का दरवाजा खोलकर कुछ देर वो बालकनी में ही खड़े होकर और गंगा की तरफ देखने लगे। राजीव के कमरे से दूर से ही सही मगर गंगा नदी दिखती थी। राजीव के सामने इस वक्त यामिनी का चेहरा आ रहा था, उसके भीगे बाल, उसकी मुस्कुराहट, रोशनी में चमकता उसका चेहरा, ये सब बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। तभी राजीव ने खुद से ही कहा, ये जब भी मैं गंगा घाट में यामिनी से मिलता हूं तो मुझे उसके ख्याल आने लग जाते हैं और मुझे सोने नहीं देते। फिर कुछ देर राजीव यूं ही बाहर देख रहे थे, फिर वो वापस अपने कमरे के अंदर चले गए और कमरे में जाकर अपने ड्रॉर से सिगरेट और लाइटर निकालने लगे। रही सिगरेट और लाइटर निकाल ही रहे थे कि तभी उनके फोन पर किसी का कॉल आने लगा। अब राजीव ने जैसे ही अपने फोन की स्क्रीन पर देखा तो उन्हें उनकी छोटी बहन रेशमा का कॉल आ रहा था। राजीव ने अब वापस सिगरेट और लाइटर को ड्रॉर में रखते हुए कहा, इसे पता कैसे चल जाता है? जब भी मैं सिगरेट पीना चाहता हूं तब रेशमा का कॉल जरूर आ जाता है। ये कहकर राजीव ने रेशमा का कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव करते ही सामने से रेशमा ने कहा, हेलो राजीव भैया। तभी मुस्कुराते हुए राजीव ने कहा, आज कैसे याद आ गई अपने बड़े भाई की, वरना ज्यादातर तो मुझे ही खबर लेनी पड़ती है अपनी छोटी बहन की। तभी रेशमा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, क्या आपको गुड़िया ने फोन किया था? इस बात का जवाब देते हुए राजीव ने कहा, हाँ 1-2 दिन पहले गुड़िया ने मुझे कॉल किया था। रेशमा ने फिर पूछा, क्या कहा फिर गुड़िया ने आपको? राजीव ने अपनी और अपनी भांजी के साथ हुई बात को बताते हुए कहा, उसने बताया था कि वो 1 हफ्ते बाद मेरे पास रहने आ रही है और उसके साथ में तुम भी आ रही हो। क्यों, क्या हुआ? तुम थोड़ा परेशान लग रही हो। सब ठीक है? रेशमा ने फिर परेशान होते हुए और थोड़ी दबी आवाज में कहा, भैया मैं आना नहीं चाहती लेकिन गुड़िया बहुत जिद कर रही है।
तभी राजीव ने भी थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, आना नहीं चाहती? पर क्यों? और गुड़िया यहाँ अकेली थोड़ी आएगी, तुम्हारे साथ ही तो आएगी और तुम्हें तो आना ही चाहिए उसके साथ। और अच्छी बात है कि वो जिद कर रही है, इस बहाने तुम अपने बड़े भाई से मिलोगी तो सही। आखिर कितने साल हो गए हमें मिले हुए। रेशमा जवाब में कुछ कहना चाहती थी मगर उन्होंने नहीं कहा। तभी राजीव ने फिर से कहा, ये बताओ तुम दोनों के साथ पंकज भी आ रहा है क्या? इस बात पर धीरे से रेशमा ने कहा, नहीं, वो अपने काम की वजह से नहीं आ पाएंगे, सिर्फ मैं और गुड़िया ही आएंगे। तभी राजीव ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम दोनों आ रहे हो। तुम दोनों से मिलने के लिए मैं तरस रहा था। कुछ देर रेशमा ने कुछ नहीं कहा, वो खामोश थी, और जब सामने से कुछ जवाब नहीं आया तो राजीव ने कहा, हेलो रेशमा, कॉल पर ही हो या सो गई? तभी रेशमा ने हिचकिचाते हुए कहा, भैया, क्या इतने सालों बाद हमारा ऋषिकेश आना ठीक रहेगा? वहीं दूसरी तरफ वारुष के घर पर द व्यू पॉइंट कैफे का खाना खाते हुए यामिनी और वारुष एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी वारुष ने यामिनी से कहा, आपको पता है, जब भी युगम, मैं और नकुल कहीं कैफे जाते हैं तो ऐसा कुछ करते हैं। यामिनी खाते हुए ही वारुष की बात सुन रही थी और फिर उन्होंने कहा, कैसा करते थे? वारुष अब अपनी बातें बताते हुए फ्लैशबैक में चला गया। द व्यू पॉइंट कैफे में बैठकर वारुष और नकुल खाना खा ही रहे थे कि उन्हें युगम और निधि भी उसी कैफे में दिखे गए। फिर निधि के कहने पर युगम और निधि वारुष और नकुल के टेबल की तरफ आ गए। नकुल अभी भी अपने मुंह में पिज्जा ठूंसते हुए ही खा रहा था। तभी निधि ने उनके पास आकर कहा, क्या हम भी तुम दोनों को जॉइन कर सकते हैं? ये सुनते ही वारुष ने मुस्कुराकर निधि और युगम को बैठने को कहा। युगम इस वक्त नकुल को घूरते हुए चेयर पर बैठ रहा था और नकुल भी युगम को घूरते हुए ही खा रहा था। फिर वारुष ने टेबल पर रखे खाने में से निधि को कुछ खाने के लिए ऑफर किया, लेकिन तभी निधि ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं वारुष, थैंक यू, मैंने और युगम ने पहले ही खा लिया है। निधि की बात सुनते ही नकुल ने युगम की तरफ देखकर उसे छेड़ते हुए निधि से कहा, हाँ, अब तुम दोनों डेट पर आए थे तो खा ही लिया होगा। नकुल की ये बात सुनकर युगम चिढ़ने लगा। फिर इस बात का जवाब देते हुए निधि ने नकुल से कहा, हाँ क्यों नहीं, अब तुम्हारे भेजे मैसेज का हम पर कुछ फायदा तो हुआ। तारांकन, नकुल की इस बात पर क्या कहना चाहती थी निधि? क्या निधि भी मान गई थी कि वो और युगम डेट पर आए थे? आखिर क्यों इतनी सालों तक रेशमा राजीव से मिलने नहीं आई थी? और क्यों रेशमा ऋषिकेश आना नहीं चाहती थी? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH59 मेरा दोस्त जर्मन से है। जब नकुल ने छेड़ते हुए निधि और युगम को डेट वाली बात कही तो निधि ने भी नकुल को उसका अच्छा जवाब दिया। लेकिन निधि की ये बात सुनकर वारुष खाना खाते हुए ही मुस्कुराने लगा और युगम तो निधि की तरफ हैरान होकर देखने लगा, क्योंकि निधि ने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि वो दोनों आज डेट पर आए थे। वहीं नकुल निधि की बात सुनकर खाना खाते हुए ही खांसने लगा, क्योंकि इस वक्त उसकी कही बात उस पर ही भारी पड़ गई थी। फिर नकुल ने जल्दी से पानी पिया और फिर बात को बदलने के लिए वारुष से कहा, वारुष तू तैयार है नाब? वारुष बड़ी बड़ी आंखें करके नकुल को देखने लगा। अब निधि और युगम भी वारुष और नकुल की तरफ देखने लगे। फिर निधि ने पूछा, किस बात के लिए तैयार होना है? तभी नकुल ने युगम की तरफ आंख मारते हुए कहा, उसी के लिए जो हम अक्सर कैफे में किया करते हैं। अब युगम भी नकुल की बात समझ गया था और फिर वो भी नकुल को देखकर मुस्कुराने लगा। सिर्फ वारुष के चेहरे पर ही थोड़ी सी टेंशन थी। निधि ने तीनों को ही बारी बारी देखते हुए कहा, आखिर कोई मुझे बताएगा भी कि बात क्या है? निधि की बात पर नकुल ने हंसते हुए कहा, आगे आगे देखो होता है क्या, तुम बस देखती जाओ निधि। निधि को नकुल की बात समझ नहीं आई थी, वो यूं ही नकुल और बाकी सबको देखने लगी। तभी नकुल ने कैफे में अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। फिर किसी को देखते हुए एकदम से उसके चेहरे पर मुस्कान आई और उसने आवाज लगाते हुए कहा, वेट्रेस प्लीज कम हियर। ये सुनते ही वो वेट्रेस उनके टेबल के पास आने लगी और इस दौरान वारुष अपने बाल सेट करने लगा और फिर चेयर पर सीधे होकर बैठ गया। अब वेट्रेस ने नकुल के पास आकर कहा, ये सर। नकुल ने भी बड़े ही स्टाइल मारते हुए उस वेट्रेस से कहा, जरा बताइए आज आपके कैफे में क्या स्पेशल बना है? मेरा मतलब है कि आपके कैफे की सबसे स्पेशल चीज क्या है खाने में? वेट्रेस की नजर इस वक्त वारुष पर पड़ गई थी और वो नकुल से बात करते वक्त तिरछी नजरों से वारुष को ही देख रही थी। फिर नकुल ने टेबल पर हल्के से मारते हुए वेट्रेस से कहा, हेलो मैडम, आपने सुना मैंने अभी आपसे जो पूछा? अब नकुल की बात पर ध्यान देते हुए वेट्रेस ने अटकती हुई आवाज में कहा, ये सर। वो हमारे कैफे, मेरा मतलब है हमारे द व्यू पॉइंट कैफे के सबसे स्पेशल आइटम्स हैं रेड सॉस मशरूम पास्ता, लेमन राइस, मंचूरियन, हक्का नूडल्स और बेवरेजेस में हजेलनट कोल्ड कॉफी और डेजर्ट में आइवरी पेस्ट्री एंड चॉकलेट टार्ट। इतना सब खाने का नाम सुनने के बाद नकुल के मुंह में तो पानी आने लगा, जबकि पहले से ही वो पिज्जा खा रहा था। फिर नकुल ने खुद को संभालते हुए वेट्रेस से कहा, बहुत खूब। वैसे हमारे टेबल पर जिसे आप बहुत देर से घूर रही हैं, पता भी है वो कौन है? ये बात सुनकर वेट्रेस थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगी, क्योंकि नकुल ने वारुष के आगे ही ये बात उस वेट्रेस को कह दी थी। तभी युगम ने उस वेट्रेस से कहा, आप परेशान मत होइए, इसे हिंदी समझ नहीं आती। ये बात सुनते ही उस वेट्रेस की जान में जान आई। अब वारुष भी ऐसा दिखा रहा था जैसे उन लोगों की बातें उसे समझ नहीं आ रही थी।
फिर नकुल ने फुसफुसाते हुए वेट्रेस से कहा, ये हमारा दोस्त है ना, ये जर्मन से आया है और वहां के राजघराने से है। आपको इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन के बारे में तो पता ही होगा। ये सुनकर वेट्रेस अपना सिर ना में हिलाने लगी। यहाँ निधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या कर रहे थे और वारुष को जर्मन क्यों बोल रहे हैं। तभी अपनी बात समझाते हुए नकुल ने वेट्रेस से कहा, हमारे देवभूमि यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है और हमारा ये जर्मन दोस्त उसी कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए स्पेशली जर्मन की यूनिवर्सिटी से आया है। वेट्रेस नकुल की बात ध्यान से सुन रही थी और बीच बीच में वारुष को भी देख रही थी। वारुष ने भी खाते हुए ही वेट्रेस को एक स्माइल दे दी, जिसे देख वेट्रेस भी मुस्कुराने लगी। फिर नकुल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आप अपने कैफे का स्पेशल खाना इसे खिलाएंगे तो ये अपने जर्मन दोस्तों को भी यहाँ लाएगा जो इसके साथ यहाँ आए हैं। और क्या पता खुश होकर ये अपने राजघराने से आपके कैफे का और भी भला कर दे। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बात सुनते ही वेट्रेस की आंखों में चमक आ गई और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, मैं समझ गई, मैं अभी अपने मैनेजर से बात करके आती हूँ। और ये कहकर वो वहां से चली गई। यहाँ निधि ने घबराते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम सब? झूठ क्यों कहा उस वेट्रेस से? वो अपने मैनेजर के पास गई है, अब पता नहीं वो उन्हें क्या कहेगी। तभी युगम ने निधि को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। वहीं वेट्रेस मैनेजर के पास पहुंचकर सारी बातें उसे बताने लगी। मैनेजर एक कोट पैंट पहने मोटा सा आदमी था जो दिखने में गुस्सेल लग रहा था। अब वेट्रेस की बात सुनते हुए मैनेजर भी घूरते हुए उनकी टेबल की तरफ उन सभी को देख रहा था। निधि का तो डर से बुरा हाल हो रहा था और तभी उसने कहा, वो देखो, ये मैनेजर हमारी तरफ ही घूर रहा है और गुस्से में भी लग रहा है। अब मैनेजर को देखकर वारुष, युगम और नकुल भी थोड़ा टेंशन में आ गए थे। फिर वो वेट्रेस और मैनेजर दोनों तेजी से इनके टेबल की तरफ आने लगे। इन सबकी तो धड़कनें तेज हो गई थी और सबसे ज्यादा निधि की। निधि ने घबराते हुए ही अपनी चेयर की साइड से युगम का हाथ कस के पकड़ लिया था। ये देखकर युगम निधि की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा। तभी अपने कोट का बटन बंद करते हुए मैनेजर ने उनके टेबल के पास आते ही कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सबके सब हैरान रह गए। तारांकन, आगे क्या होगा? आखिर क्या कहा था मैनेजर ने जिसे सुनकर सब हैरान रह गए? क्यों नकुल और युगम ने उस वेट्रेस के सामने वारुष को जर्मन बताया था? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। CH60 गुड़िया को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। रात का वक्त, राजीव रावत के घर पर राजीव अपनी छोटी बहन रेशमा से कॉल पर बात कर रहे थे। तभी रेशमा ने चिंता जताते हुए राजीव से कहा, भाईया, क्या इतने सालों बाद हमारा ऋषिकेश आना ठीक रहेगा? राजीव ने अपने बेड पर बैठते हुए कहा, रेशमा, क्या इस डर से तुम कभी ऋषिकेश आओगी ही नहीं? तुम्हें ऋषिकेश छोड़े 19 साल हो गए हैं। रेशमा ने अटकती हुई आवाज में कहा, भैया मैं भी ऋषिकेश आना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। आखिर ऋषिकेश में ही मैं बड़ी हुई हूँ, वो मेरा घर है और मैं आपको कैसे बताऊं कि अपने घर से दूर रहना कैसा लगता है। रेशमा को कॉल पर भावुक होता देख राजीव ने उन्हें शांत करते हुए कहा, रेशमा, तुम ज्यादा मत सोचो और मैं तभी तो कह रहा हूँ कि तुम ऋषिकेश आओ। तभी रेशमा ने भी कहा, लेकिन उन्हें पता चल गया तो? रेशमा ने इतना कहा ही था कि तभी उनकी बेटी उनके रूम में आ जाती है और कहती है, किन्हें क्या पता चल गया तो मम्मी? अपनी बेटी की आवाज सुनते ही रेशमा घबरा गई और उन्होंने घबराते हुए ही कहा, कुछ नहीं बेटा, वो बस मैं तुम्हारे मामा से बात कर रही थी। मामा का नाम सुनते ही खुश होते हुए रेशमा की बेटी ने कहा, राजीव मामा का कॉल, मुझे भी उनसे बात करनी है। और ये कहते हुए उनकी बेटी ने उनके हाथ से फोन लेते हुए कहा, हेलो मामा, तो सारी तैयारियां हो गई ना हमारे आने की? दूसरी तरफ से राजीव ने हंसते हुए कहा, गुड़िया, तुम कभी अपने मामा का हाल चाल मत पूछना। और हाँ, सारी तैयारियां हो गई हैं। तभी गुड़िया ने इठलाते हुए कहा, अब एक हफ्ते बाद ही तो रही हूँ आपके हाल चाल लेने। और हर बार आप हमारे घर आते थे ना, इस बार हम आपके घर आएंगे और आपको खूब परेशान करेंगे। राजीव ने फिर से हंसते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं कौन परेशान होता है। तभी गुड़िया ने देखा कि उसकी माँ थोड़ा परेशान खड़ी है। तभी उसने राजीव से कहा, ये लो मामा, अब आप मम्मी से बात करो, मैंने उनसे फोन ले लिया तो परेशान हो रही है। चलो बाय, मिलते हैं फिर। और ये कहकर गुड़िया ने मुस्कुराते हुए रेशमा को फोन पकड़ा दिया और कहा, ये लो मम्मी, कर लो अब अपने भैया से बात। और फिर वो रूम से बाहर चली गई। तभी रेशमा ने घबराते हुए राजीव से कहा, अभी गुड़िया के आगे ये बात आते आते रह गई। किसी भी हाल में गुड़िया को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए भैया। राजीव ने रेशमा को हौसला देते हुए कहा, नहीं पता चलेगी गुड़िया को, बस तुम बार बार इस बात का जिक्र करना बंद करो। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। गुड नाइट। रेशमा ने भी अपनी साइड से गुड नाइट कहा और फिर दोनों ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद राजीव अपने बेड पर बैठे ही गंभीर होकर कुछ सोचने लगे। सोचते हुए उनकी बोएं आपस में जुड़ गई थी। फिर उन्होंने वापस अपने ड्रॉर से सिगरेट और लाइटर निकला और फिर बालकनी की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ वारुष के घर पर वारुष अपनी मां को द व्यू पॉइंट कैफे में हुई सारी बातें बता रहा था और यामिनी आराम से बैठकर वारुष की बातें सुनते हुए खाना खा रही थी। तभी खाते हुए ही यामिनी ने चौंकते हुए वारुष से पूछा, फिर क्या हुआ?
उस मैनेजर ने आप लोगों के साथ क्या किया? वारुश ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इंटरेस्टिंग बात तो अब शुरू होती है। और ये कहते हुए वारुश फिर से उसी समय में पहुंच गया। फ्लैशबैक, द व्यू पॉइंट कैफे में नकुल की सारी बातें सुनकर वो वेट्रेस अपने मैनेजर के पास जाकर उसे सारी बात बता देती है। अब मैनेजर भी अपने कोट का बटन बंद करते हुए और तेजी से वेट्रेस के साथ वारुश के टेबल की तरफ आने लगा। यहाँ वारुश और वारुश के दोस्तों की धड़कनें अब तेज हो गई थी और उन सब में से सबसे ज्यादा निधि डर रही थी। तभी वो मैनेजर सीधा वारुश की चेयर के पास आया और वारुश के सामने रखे पास्ता के प्लेट को उठाकर वारुश को घूरने लगा। नकुल, युगम और निधि बारी बारी से मैनेजर और वारुश की तरफ घबराते हुए देखने लगे। नकुल ने तो अब अपना खाना खाना ही छोड़ दिया था। तभी मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो वारुश के आगे झुकने लगा। और फिर वारुश की झूठी प्लेट पर वेट्रेस के होते हुए भी खुद से पास्ता सर्व करने लगा और सर्व करते हुए ही इंग्लिश में वारुश से कहा, हेलो माई मैजेस्टी, वुड यू लाइक टू ईट सम मोर पास्ता? मैनेजर के मुंह से ये बात सुनते ही नकुल और युगम मुस्कुराने लगे और निधि तो अपनी आंखें फाड़ते हुए वारुश और मैनेजर को देख रही थी। तभी वारुश ने भी एक अंग्रेज की तरह अपना एक्सेंट बदलते हुए मैनेजर से इंग्लिश में कहा, ओह येस प्लीज, आई एम रियली लिकिंग दिस फूड एंड योर प्लेस इज वेरी अमेजिंग, नेक्स्ट टाइम आई विल विजिट अगेन इन योर कैफे विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंग्रेजी एक्सेंट में बात करते हुए वारुश पूरा फॉरेनर लग रहा था। नकुल और युगम तो ये सब पहले भी देख चुके थे, लेकिन निधि के लिए ये सब नया था। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने वारुश बैठा था या कोई विदेश से आया अंग्रेज। अब पीछे खड़ी वेट्रेस तो वारुश के मुंह से इंग्लिश सुनते ही उसकी फैन हो गई थी और फिर आगे आते हुए वो वेट्रेस वारुश के ग्लास में पानी डालने लगी। फिर मैनेजर और वो वेट्रेस मुस्कुराते हुए वारुश को खाना खाते हुए देखने लगे। इस बीच मैनेजर ने अपने कैफे के स्पेशल आइटम्स भी उन सभी के लिए मंगवा दिए थे, जिन्हें उन सभी ने स्वाद लेकर खाया। अब सभी का पेट भर गया था। फिर नकुल ने आवाज लगाते हुए वापस वेट्रेस को बुलाया, लेकिन इस बार वेट्रेस के साथ साथ कैफे के मैनेजर भी आया। तभी वारुश ने फिर से अंग्रेजी एक्सेंट के साथ कहा, द फूड वाज रियली फैंटास्टिक, कैन वी हैव द बिल प्लीज? ये सुनते ही मैनेजर ने झुकते हुए कहा, नो नो माई मैजेस्टी, योर टुडेज मील इज ऑन उस एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू लाइक्ड आवर फूड। और ये कहकर मैनेजर ने इशारे से कुछ वेटर्स को अपने पास बुलाया। फिर 2-3 वेटर और वेट्रेस अपने हाथ में खाने के पैकेट्स लिए उनके टेबल के पास आए और फिर उन पैकेट्स को उनके टेबल पर रखने लगे। तभी मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, माई मैजेस्टी, प्लीज एक्सेप्ट द स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट कैफे। और ये कहकर वो मैनेजर मुस्कुराने लगा। फिर वारुश भी मुस्कुराकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और मैनेजर से हाथ मिलाकर उन्हें थैंक यू कहा। मैनेजर ने भी अपनी पॉकेट से अपने कैफे का कार्ड निकालते हुए वारुश के हाथ में दे दिया और फिर कुछ देर बाद वो सभी उस कैफे से चले गए। फ्लैशबैक एंड्स। तारांकन, आखिर कौन सी बात राजीव और रेशमा गुड़िया से छुपा रहे थे? क्यों रेशमा 19 साल से ऋषिकेश नहीं आई थी? क्यों रेशमा ऋषिकेश आने से इतना घबरा रही थी? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। मेरी नॉवल को पढ़कर अपना कीमती रिव्यू देना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी तिलिस्मी दुनिया। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।